नमस्कार दोस्तों, आप सभी का फ्रिक्शन कैरियर इंस्टीट्यूट के यूट्यूब प्लेटफॉर्म पे हार्दिक स्वागत। कैसे हो आप सब लोग? धड़कने सही है? एग्जाम बिल्कुल पास में है? कुछ की बीपी लो हो रही होगी, किसी की बीपी हाई हो रही होगी, कोई बहुत ज्यादा ओवर थिंकिंग में होगा, कोई डिप्रेशन में होगा। ये सब लक्षण आते ही हैं यदि आपने अच्छे से तैयारी की है तो एग्जाम टाइम पे सभी के कुछ न कुछ प्रॉब्लम रहेगी। लेकिन यदि आपने इस जो आपका ये अभी का जो डर का माहौल है, यदि आपने इसको पार कर लिया तो फिर आपको सफलता से कोई नहीं रोक सकता, क्योंकि डर के आगे जीत है। तो यदि आपको जीतना है तो ये जो 5-7 दिन का अभी जो 7-8-10 दिन बचे हैं, इन 7-8-10 दिन वाला जो डिप्रेशन है, डर है, इसको आपको खत्म करते हुए जो चीजें आपने पढ़ी है उसी को ही आप रेगुलर पढ़ते रहे। आपका माइंड यदि सही नहीं है, आपके थॉट्स में ऐसे आ रहा है कि सर मुझे कुछ नहीं आ रहा, या फिर आपको ओवर थिंकिंग हो रही है कि सर क्या होगा, कैसा होगा, मेरा फ्यूचर क्या है, मैंने इतना पढ़ा कुछ नहीं आ रहा, मैं तो ऐसे सेकंड ग्रेड की तैयारी करने लग गया, टाइम वेस्ट हो रहा है, ये यदि आपके सपने आ रहे हैं तो उस टाइम आप क्या करो, तुरंत आप अपनी बुक को बंद करो और यूट्यूब पे कोई भी आपका जो जैसे आपको यदि केमिस्ट्री अच्छी लग रही है तो आप केमिस्ट्री की क्वेश्चन देखो, बायोलॉजी अच्छी लग रही है तो बायोलॉजी की क्वेश्चन देखो, ताकि आपका जो दिमाग है वो डाइवर्ट होके आपका सही जगह चला जाएगा। फिर आपका केमिस्ट्री में यदि आपकी इच्छा है, केमिस्ट्री आपको अच्छी लगती है, तो जैसे ही आप ये क्वेश्चन देखोगे तो कुछ हद तक आपको स्ट्रेस रिलीज होगा आपका। उसके बाद में आपका ऐसे लगेगा हाँ अब सब कुछ सही है, थोड़ा सा आप में कॉन्फिडेंस आएगा। फिर आप रेगुलर जो आपको ऐसा लग रहा है कि मेरे ये टॉपिक वीक है, फिर वो आप उसको पढ़ना स्टार्ट कर दीजिए। देखो ये हमारे टाइम भी होता था, आपके टाइम भी होगा, आगे भी होगा। जब भी जो भी स्टूडेंट जो सीरियस होकर तैयारी करते हैं, सबके मन में एक ही ख्याल आता है। जब हमने भी आईआईटी के जैसे आईआईटी जैसे महान एग्जाम दिए थे तो 2 रात तक नींद नहीं आई थी, आपको लिटरली बता रहा हूं। लेकिन हमने क्या किया, उस यदि नींद नहीं आई लेकिन नींद के दौरान भी अपने दिमाग को मैंने कंट्रोल में रखा। जो कुछ मैंने आया, मुझे ऐसा लगा कि बालाजी की कृपा है, जितना मैंने पढ़ा है सब कुछ अच्छे से मेरे को एग्जाम दे के आना है। यदि मेरा नहीं होगा तो किसका होगा फिर, क्योंकि पिछले 12 महीने से हम कंटिन्यू तैयारी कर रहे हैं, तो अपना नहीं होगा तो किसका होगा। इसी विचार के साथ आप तैयारी करते रहो, मनोबल अपना हाई होना चाहिए, तभी आपका क्या होगा, आप सफलता के बिल्कुल नजदीक जा पाओगे। यदि अभी से आपका मनोबल गिर गया, फिर आप मेन एग्जाम में कहीं ना कहीं आपकी थोड़ी सी प्रॉब्लम आ सकती है, आते हुए क्वेश्चन आपके गलत हो सकते हैं। तो अपने आज डिस्कस करेंगे ये जो 100 क्वेश्चन मैं आपके बीच में लेके आया हूं, ये केमिस्ट्री के ऐसे क्वेश्चन है जहां आरपीएससी का जो पैटर्न है लगभग उसी पैटर्न पे मैं आपको क्वेश्चन लेके आया हूं। जहां लगभग आरपीएससी जिस दायरे से एग्जाम में प्रश्न उठाती है, उसी टाइप के उसी पैटर्न के क्वेश्चन आप सबके बीच में मैं लेके आया हूं। तो यदि आपने पूर्ण दिमाग के साथ में शांति से एक एक चीज को, एक एक शब्दों पे आपने गौर कर लिया, तो आपको मेन एग्जाम में बहुत फायदा होगा। तो आज अपन डिस्कस करेंगे। सबसे पहला क्वेश्चन आपका, फॉस्फोरस अम्ल की क्षारकता कितनी होती है? बेसिसिटी का पूछा हुआ है, किसकी? फॉस्फोरस अम्ल की। सॉरी, एक सेकंड के लिए। हाँ, देखो 3 तरीके का आपको पता होना चाहिए। एक आपका होता है फॉस्फोरिक एसिड, जिसको ऑर्थोफॉस्फोरिक भी बोलते हैं, या फिर फॉस्फोरिक भी आ सकता है, ठीक है। दूसरा आपका फॉस्फोरस होता है, और तीसरा आपका क्या होता है, हाइपोफॉस्फोरस होता है। हाइपोफॉस्फोरस होता है, ठीक है। अब देखो फॉस्फोरिक क्या होता है, फॉस्फोरिक का फॉर्मूला आपको पता होना चाहिए। आजकल के एजीटीज क्वेश्चन आता है, आपका सीधा नाम पूछेगा, फॉस्फोरिक एसिड में बेसिसिटी है, ये आपको फॉर्मूला नहीं देगा, तो ये फॉर्मूला आपको पता होना चाहिए। फॉस्फोरिक होता है आपका H3PO4, और फॉस्फोरस होता है आपका H3PO3, और हाइपोफॉस्फोरस होता है आपका H3PO2। H3PO2। अब अपने को पता है बेसिसिटी होती है यदि आपका ऑक्सीजन से डायरेक्ट जो इतना हाइड्रोजन जुड़े हुए वो आपके बेसिसिटी के बराबर होते हैं। तो देखो इसकी जो स्ट्रक्चर होती है, एक एक की स्ट्रक्चर आपको पता होनी चाहिए। सबसे पहले आपको P डबल बॉन्ड O बॉन्ड बनाना है। कौन सा बॉन्ड बनाना है? P डबल बॉन्ड O वाला बॉन्ड आपको बनाना है। उसके बाद में आपने देखो अब आपके पास कितना है सर, यहाँ आपके 4 ऑक्सीजन थे, जिसमें से एक ऑक्सीजन आपका डबल बॉन्ड बनाने में चली गई, तो पीछे बच गई आपके 3 ऑक्सीजन। तो इसको आप इस तरह से एडजस्ट कर दो। तो आप यहां बोलोगे सर यहां आपकी बेसिसिटी होगी वो 3 आएगी, यहां आपकी जो बेसिसिटी आएगी वो आपकी 3 आएगी। इसी प्रकार जब इसकी आप स्ट्रक्चर बनाओगे तो आपको कुछ इस टाइप की स्ट्रक्चर दिखेगी, कुछ इस टाइप की स्ट्रक्चर दिखेगी। देखो वहां पे आपका H3 है, सबसे पहले आपको P डबल बॉन्ड O बनाना है,
पी डबल बॉन्ड ओ बनाने के बाद में आप देखोगे 3 ऑक्सीजन है, एक ऑक्सीजन आपका डबल बॉन्ड बना चुकी है, उसके बाद बच गई आपकी 2 ऑक्सीजन। तो 2 ऑक्सीजन और 3 हाइड्रोजन है, तो ये 2 आपके OH आ जाएंगे और एक जो बचा हुआ हाइड्रोजन वो डायरेक्ट आपका पीएच बॉन्ड के साथ में आ जाएगा। और आप बोलोगे सर बेसिसिटी कितनी आ जाएगी, यहाँ आपकी बेसिसिटी ऑक्सीजन के साथ में कितने हाइड्रोजन जुड़े हुए, तो आप बोलोगे सर 2 जुड़े हुए, तो इसकी बेसिसिटी 2 आ जाएगी। इसी प्रकार जब आप इसकी स्ट्रक्चर बनाओगे तो इसकी स्ट्रक्चर आपको कुछ इस टाइप की आएगी, OH H और H। तो आप बेसिसिटी देखोगे तो इसकी बेसिसिटी आपकी 1 आएगी, इसकी जो बेसिसिटी है वो आपकी 1 आएगी। ठीक है, अब आपको क्या पूछा हुआ है सर, फॉस्फोरस अम्ल की पूछी हुई है, यानी ये रहा आपका फॉस्फोरस अम्ल, इसकी पूछी हुई है, तो इसकी बेसिसिटी आपकी कितनी आएगी, आप बोलोगे सर 2 आएगी, इसकी बेसिसिटी कितनी आएगी, 2 आएगी। मेरे हिसाब से ये आपका क्लियर हो गया, यहां से क्वेश्चन आने की पूरी संभावना होती है, ये पॉइंट आपको अच्छे से क्लियर करना है। साथ में इनकी स्ट्रक्चर और इनके जो फॉर्मूले ये एज इट इज आपको याद होने चाहिए, एज इट इज आपके एग्जाम में पूछे जाते हैं। ठीक है, आगे देखो, डाइबोरेन के लिए अधोलिखित में से कौन सा कथन असत्य है, आपको रॉन्ग स्टेटमेंट के बारे में जानना है। तो देखो आपको सबसे पहले पता होना चाहिए डाइबोरेन की स्ट्रक्चर क्या होते हैं। डाइबोरेन का सबसे पहले फॉर्मूला पता होना चाहिए, मेरे हिसाब से सभी को आता है, B2H6। जो B2H6 है इसको क्या बोलते हैं, इसको बोलते हैं डाइबोरेन। इसका क्या फॉर्मूला होता है सर, ऐसे आपकी इसकी स्ट्रक्चर क्या होती है, तो आपके कुछ इस टाइप की स्ट्रक्चर आती है, कुछ इस टाइप की आपकी स्ट्रक्चर आती है। ये देखो भाई, ये आपका B2H6 है, ये क्या है, B2H6 है। ये जो अंदर वाला बॉन्ड है, तो ये आपका अंदर वाला बॉन्ड है, ये बॉन्ड इसको क्या बोलते हैं सर, इसको बोलते हैं 3 सेंटर्ड 2 इलेक्ट्रॉन बॉन्ड। इसको क्या बोलते हैं, इसको बोलते हैं 3 सेंटर्ड 2 इलेक्ट्रॉन बॉन्ड बोलते हैं। इसके अलावा जो ये बॉन्ड है, ये होता है आपका 2 सेंटर्ड 2 इलेक्ट्रॉन बॉन्ड। ठीक है, तो आपको कैसे देखो, यहाँ पे कितने सेंटर है, 1 2 3, हर एक का न्यूक्लियस होता है, 3 एटम है, 3 न्यूक्लियस है, इसकी वजह से इसको बोलते हैं 3 सेंटर्ड और 2 इलेक्ट्रॉन, 3 सेंटर्ड 2 इलेक्ट्रॉन। इलेक्ट्रॉन इनमें कितने रहेंगे, 2 रहेंगे, 2 रहेंगे। ठीक है, अब देखो 3 सेंटर्ड 2 इलेक्ट्रॉन बॉन्ड कितने आएंगे सर, यहाँ पे कितने बॉन्ड है सर, एक ऐसा बॉन्ड ये है और एक ऐसा ही आपका सेम ये है, तो कितने बॉन्ड आ जाएंगे, 2 बॉन्ड आ जाएंगे। 2 सेंटर्ड 2 इलेक्ट्रॉन बॉन्ड कितने आएंगे सर, देखो एक बॉन्ड ये रहा, एक बॉन्ड ये रहा, एक ये रहा और एक ये रहा, टोटल कितने आ जाएंगे, 4 आ जाएगा। इसके अलावा इसको क्या बोलते हैं सर, ये जो 3 सेंटर 2 इलेक्ट्रॉन बॉन्ड है इसको अपन बोलते हैं बनाना बॉन्ड। क्या बोलते हैं, बनाना बॉन्ड, बनाना बॉन्ड बोलते हैं। ठीक, अब पूछते, अब देखते हैं अपने क्वेश्चन में क्या दिया हुआ है। इसमें 4 बंद 2 सेंटर 2 इलेक्ट्रॉन बंद तथा 2 आपके 3 सेंटर 2 इलेक्ट्रॉन बॉन्ड होते हैं। बिल्कुल सही बात है, 3 सेंटर 2 इलेक्ट्रॉन कितने बॉन्ड होते हैं, 2 होते हैं। 2 सेंटर 2 इलेक्ट्रॉन कितने होते हैं, 4 होते हैं। बिल्कुल सही बात है। sp3 संकरण कदली बंद होता है, यानी बनाना बॉन्ड होता है। अब देखो ये आपका बनाना बॉन्ड है, यहाँ आपका बोरेन की आप संयोजकता देखोगे तो कितने आपका बोरेन कितने सिंगल बॉन्ड बना रहा है, आप बोलोगे सर 4। 4 के लिए इसका संकरण क्या आएगा, जितने सिग्मा बॉन्ड है, सिग्मा बॉन्ड प्लस लोन पेयर की संख्या आपको क्या बताएगी, संकरण की संख्या बताएगी। 4 बॉन्ड है, कोई लोन पेयर नहीं है, तो आप बोलोगे सर इसमें sp3 संकरण आ जाएगा और इसका भी बोरोन का क्या आ जाएगा, sp3 संकरण आ जाएगा। तो आप इसमें ये लिखा हुआ है sp3 संकरण, तो बिल्कुल सही बात है। आगे देखो, बोरोन परमाणु हाइड्रोजन सेतु के द्वारा जुड़े होते हैं। देखो ये रहा आपका बोरोन, ये रहा आपका बोरोन, इसमें बीच में क्या आ रहा है सर, ये किसके माध्यम से जुड़ा हुआ है, तो ये दोनों आपके हाइड्रोजन बॉन्ड के माध्यम से जुड़ा हुआ है। तो यहाँ पे जो हाइड्रोजन है वो ब्रिजिंग एटम का काम करता है, सेतु का कार्य करता है। ये बात आपकी बिल्कुल सही है। आगे देखो 2 हाइड्रोजन परमाणु बोरोन के साथ समान तल में तथा 4 हाइड्रोजन परमाणु तल से बाहर होते हैं। ये बात आपकी पूरी तरह से गलत है। ये जो आपके ये जो 2 एटम है ये आपका ऐसा है, देखो आप इसको समझते जाना, ये बोरोन है, ये भी बोरोन है, ये दोनों आपके बोरोन है और ये जो हाइड्रोजन ये ऊपर है, एक हाइड्रोजन आपका नीचे है। तो ये दोनों क्या है, आउट ऑफ प्लेन है, ये आपकी पूरी प्लेन है। इसको अपने बोलते हैं एक प्लेन। ये बोरोन और ये बोरोन आपका पूरा एक प्लेन, ऐसा प्लेन है। ठीक है, उसके ऊपर एक हाइड्रोजन बीच वाला ऐसा है, नीचे वाला हाइड्रोजन आपका ऐसा है, 4 आपके हाइड्रोजन है वो आपके सेम प्लेन में। तो आप क्या बोलोगे यहां से, हम ये बोलेंगे सर यहां से कि आपके जो 4 बॉन्ड है, 4 कौन से बॉन्ड है सर, 2 सेंटर 2 इलेक्ट्रॉन बॉन्ड है, ये तो समान तल में है। और ये जो 2 है कौन से, 3 सेंटर 2 इलेक्ट्रॉन है, ये बोलेंगे आपका कौन से तल से बाहर होंगे, ये तल से बाहर है। इसका मतलब स्टेटमेंट कौन सा गलत है, चौथा स्टेटमेंट आपका गलत है। और हमें क्या पूछा हुआ है, असत्य पूछा हुआ है, तो आपका आंसर क्या आ जाएगा, 4th नंबर का आपका आंसर आ जाएगा। आगे देखो बोराजोल बोराजी
अकार्बनिक बेंजीन भी बोलते हैं। इसके अलावा अकार्बनिक ग्रेफाइट बहुत अच्छा क्वेश्चन है, आपका एज इट इज फॉर्मूला बेस्ड आता है, तो आपको पता होना चाहिए। अकार्बनिक बेंजीन होती है उसका फॉर्मूला होता है B3N3H6, और जो इनऑर्गेनिक ग्रेफाइट होता है उसका फॉर्मूला होता है BnX। इनऑर्गेनिक बेंजीन बोलते हैं इसको, इसको क्या बोलते हैं? इनऑर्गेनिक बेंजीन, इनऑर्गेनिक बेंजीन बोलते हैं। और इसको क्या बोलते हैं? इसको बोलते हैं इनऑर्गेनिक ग्रेफाइट, इनऑर्गेनिक ग्रेफाइट, इनऑर्गेनिक ग्रेफाइट बोलते हैं भाई। बहुत अच्छा है। इसको जब आप, इसको कैसे बनाया जाता है सर? इसको तो बनाया जाता है B2H6 की अभिक्रिया NH3 के साथ में कराई जाती है हाई टेम्परेचर पर, हाई टेम्परेचर पर। तो आपका क्या बनता है? यहां से क्वेश्चन आता है भाई, आप जब B2H6 की अभिक्रिया NH3 पे, B2H6 की अभिक्रिया अमोनिया के साथ करवाने पर, उच्च ताप पर करवाने पे आपको क्या प्राप्त होगा? तो आप बोलोगे सर हमें इनऑर्गेनिक बेंजीन प्राप्त होती है, जिसका ये भी उसको इसको इस प्रकार से भी लिख सकते हैं B2H6.2NH3। ये पहले ये बनेगा, उसके बाद में आपका ये बनेगा। एक बार इसको मैं छोड़ देता हूँ, ये B2H6 लो टेम्परेचर पे होता है, उसके बाद में ये बनता है। आपको कंफ्यूजन हो जाएगा, मैं आगे बताऊंगा इसको। देखो आपका हाई टेम्परेचर है तो B2H6 प्लस NH3 मिलके आपको क्या बनेगा? B3N3H6 बनाएगा। इसके अलावा देखो, इसके अलावा यही सेम आपका B2H6 प्लस NH3 होगा, लेकिन ये NH3 यदि आपको बोल दिया जाए हादिक्य में हो, किस में हो? आपको बोल दिया जाए हादिक्य में हो, और वही सेम बात आपका हाई टेम्परेचर दिया हो, सेम बात आपका हाई टेम्परेचर दिया हो, लेकिन आपको बोल दिया जाए यदि आपका NH3 हादिक्य में एक्सेस मात्रा में, तो आप बोलोगे सर नाइट्रोजन ज्यादा होगा। नाइट्रोजन ज्यादा होगा तो आपका क्या बनेगा? बोरोन और नाइट्रोजन का एक कंपाउंड बनेगा, जिसको बोलते हैं BnX बोलते हैं, और या फिर इसका दूसरा नाम होता है इनऑर्गेनिक ग्रेफाइट। मेरे हिसाब से ये बातें आपके क्लियर होगी। यहां से जो रिएक्शन है बहुत इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में आपकी डायरेक्ट रिएक्शन आती है। तो आपका यदि हाई टेम्परेचर पर B2H6 की अभिक्रिया NH3 के साथ कराओगे तो आपको क्या मिलेगा? इनऑर्गेनिक बेंजीन मिलेगी। और यदि B2H6 की अभिक्रिया एक्सेस ऑफ NH3 के साथ में हाई टेम्परेचर पे कराओगे तो आप बोलोगे सर हमें इनऑर्गेनिक ग्रेफाइट मिलेगी। तो B3N3H6 और BnX कौन सा आंसर आ जाएगा? फर्स्ट ऑप्शन आ जाएगा। आगे देखो, डाइबोरेन व अमोनिया की अभिक्रिया से निम्न में से कौन सा उत्पाद प्राप्त नहीं होता? लगा लेना भाई, इंपॉर्टेंट लगाने हैं, स्टार क्वेश्चन है, ऐसे क्वेश्चन आने की पूरी पूरी संभावना है। ये बोल रहे हैं कि जब आप B2H6 की अभिक्रिया NH3 के साथ में कराओगे तो निम्न में से कौन सा प्रोडक्ट आपका नहीं बनेगा? देखो भाई, B2H6 है, इसकी अभिक्रिया आपको NH3 में करवानी। यदि आपका NH3 लो टेम्परेचर पे है, यदि आपका NH3, यदि आपकी रिएक्शन लो टेम्परेचर पे हो रही है, यदि आपकी रिएक्शन लो टेम्परेचर पे हो रही है, तो आप बोलोगे सर यहां से मिलेगा आपको B2H6.2NH3। क्या मिलेगा? B2H6.2NH3। कब? जब आपकी लो टेम्परेचर पे हो। और यही रिएक्शन है आपकी, सेम रिएक्शन है, कोई रिएक्शन में कोई परिवर्तन नहीं है। सेम रिएक्शन आपका यदि हाई टेम्परेचर पे हो जाए, यदि आपके हाई टेम्परेचर पे हो जाए तो आप बोलोगे सर हमें मिलेगा B3N3H6। क्या मिलेगा? B3N3 और H6। इसके अलावा B2H6 की अभिक्रिया NH3 के साथ में है, लेकिन यदि NH3 को भी एक्सेस मात्रा में ले लिया जाए और ये भी आपका हाई टेम्परेचर पे हो तो आपको मिलता है BnX, BnX मिलता है। अब देखो कौन कौन से प्रोडक्ट मिल रहे हैं सर? B2H6.2NH3 भी मिल रहा है, B3N3H6 भी मिलता है, BnX भी मिलता है। इसका मतलब क्या नहीं मिलेगा? ये भी मिलेगा, ये भी मिलेगा, ये भी मिलेगा, ये आपको नहीं मिलेगा। कभी भी आपको B2H6.NH3 नहीं मिलेगा, 2NH3 मिलेगा, .NH3 आपको नहीं मिलेगा। मेरे हिसाब से ये बातें आपके क्लियर हो रही है। यदि आपको ये बातें समझ में आ रही है तो बी ब्लॉक का आपका एक क्वेश्चन 100% सही हो जाएगा। आगे देखो, पर क्लोरिक अम्ल का फॉर्मूला है, यहाँ पे आपका HClO4 लगा दो आप, यहाँ पे आपका ये नहीं, सॉरी, हाँ सही है, ये आपका सही है। पर क्लोरिक अम्ल का फॉर्मूला होगा, देखो पर क्लोरिक अम्ल, पर क्लोरिक एसिड, धाम भी आपको पर आ जाए, धाम भी आपको पर आ जाए। पर का मतलब क्या होता है सर? यहाँ पे पेरोक्साइड बॉन्ड होता है, O बॉन्ड होगा, इसको अपने क्या बोलते हैं? पेरोक्सी बॉन्ड बोलते हैं। इसकी वजह से क्या होता है? पर आता है। अब ये पर कब आएगा? जब आपकी ऑक्सीडेशन स्टेट ज्यादा हो। यदि आपका वैलेंस इलेक्ट्रॉन, मेरे हिसाब से आपको वैलेंस इलेक्ट्रॉन निकालने आते हैं, यदि आपके वैलेंस इलेक्ट्रॉन में, वैलेंस इलेक्ट्रॉन से ज्यादा यदि आपकी ऑक्सीडेशन स्टेट दी जाए तब आप बोलोगे उसमें क्या आएगा? उसमें आपका पेरोक्साइड लिंकेज आता है। ठीक है, तो ये कब आएगा? तो ये जब आता है जब आपकी ऑक्सीडेशन स्टेट आपकी किससे ज्यादा हो जाए? वैलेंस इलेक्ट्रॉन से ज्यादा हो जाए,
तब आप इसमें क्या बोलोगे, तब हम बोलेंगे सर इसमें पेरोक्साइड लिंकेज उपस्थित होगा। कौन सा लिंकेज होगा, पेरोक्साइड लिंकेज इसमें उपस्थित होगा। ठीक है, अब देखो आपको पूछा पर क्लोरिक एसिड का फॉर्मूला है, तो मुझे ये पता है सर HClO4 इसका फॉर्मूला होगा। ठीक है, HClO4 इसका फॉर्मूला होगा। जब आप इसकी ऑक्सीडेशन स्टेट निकालोगे तो इसकी ऑक्सीडेशन स्टेट आ जाएगी +7, इसकी ऑक्सीडेशन स्टेट आ जाएगी +7। तो आप क्या बोलोगे, इसका फॉर्मूला क्या आ जाएगा, HClO4। अब आप इसको देखोगे, सभी को आप देखोगे तो देखो बी ऑप्शन को देखो, तो आप बोलोगे सर H, इस ऑक्सीजन को यहां जोड़ दो आप, Cl 3 ऑक्सीजन ये, चौथा आपका यहां से आ जाएगा HClO4। तो आपका राइट आंसर क्या आ जाएगा, HClO4 इसका सही आंसर आ जाएगा। आगे देखो, ये भी बहुत अच्छा क्वेश्चन है, स्टार लगा लेना, अच्छा क्वेश्चन है। ठीक है, अब देखो निम्न में से कौन सा सुमेलित नहीं है, कौन सा सुमेलित नहीं है। आपका दिया हुआ बंद वियोजन ऊर्जा, उसके बाद अम्ल सामर्थ्य, उसके अलावा क्षारीय सामर्थ्य, इसके अलावा आपका दिया हुआ है अम्लीय सामर्थ्य। 4 ट्रेंड दिए हुए। सबसे पहले आपका दिया हुआ है बंद वियोजन ऊर्जा, बॉन्ड डिसोसिएशन एनर्जी। इसको क्या बोलते हैं, बॉन्ड डिसोसिएशन, बॉन्ड डिसोसिएशन एनर्जी का ऑर्डर। ये भी इंपॉर्टेंट है, सबसे ज्यादा जो इंपॉर्टेंट है वो आपका फर्स्ट ऑप्शन ही है। देखो बॉन्ड डिसोसिएशन एनर्जी, यहां से पूरी संभावना है, बॉन्ड डिसोसिएशन एनर्जी, यहां से क्वेश्चन आने की पूरी संभावना है, लगा लेना भाई स्टार। अब अपने को इतना ज्यादा डिटेल में करवाने वाला टाइम नहीं है, अब आपका रिवीजन के तौर पर ये क्लासेस चल रही है। आप क्या करना है, कोई पेन कॉपी आपको नहीं रखना, सिर्फ आपको ईयरफोन लगाने, मनन करना है। जो मैं आपको बोल रहा हूं उनके एक एक शब्दों को आप मनन करते जाना, आपका काम हो जाएगा। ठीक है, बॉन्ड डिसोसिएशन एनर्जी का बात कर रहे हैं, बॉन्ड डिसोसिएशन एनर्जी, तो ये आपको ध्यान में रखना है। Cl2 की सबसे ज्यादा होती है, फिर Br2 की होती है, फिर आपके F2 की होती है, उसके बाद में आपकी I2 की होती है। आपको एज इट इज याद रखना है। बॉन्ड डिसोसिएशन एनर्जी का यदि आपको क्रम आ जाए तो आप बोलोगे सर Cl2 की सबसे ज्यादा होगी, उसके बाद Br2 की होगी, उसके बाद में F2 की होगी, उसके बाद में I2 की होगी। तो सर हमने ये पढ़ा है कि F2 की ज्यादा आनी चाहिए, हाँ F2 की ज्यादा आनी चाहिए, लेकिन F और F जो बॉन्ड बनता है यहाँ पे FF बॉन्ड, F का साइज कम होता है, इलेक्ट्रॉन ज्यादा होते हैं उसके वैलेंस इलेक्ट्रॉन, उसकी वजह से यदि आप एफ बॉन्ड बिल्कुल पास में होगा तो रिपल्सन होने की वजह से वो बॉन्ड आपका स्टेबल नहीं होगा, तो वो आप बोलोगे उसमें कम एनर्जी में ही वो बॉन्ड आपका टूट जाएगा, तो इसकी वजह से उसकी बॉन्ड डिसोसिएशन एनर्जी कम हो जाती है। तो ये आपको क्रम एज इट इज याद रखना है। Cl2 सबसे ज्यादा, उसके बाद Br2, उसके बाद में F2, उसके बाद में I2। मुझे तो ऐसा लग रहा है ऐसा क्वेश्चन हो सकता है आपका एग्जाम में टपक भी सकता है भाई, Cl2 Br2 F2 I2, Cl2 Br2 F2 I2 किसका ऑर्डर है, बंद वियोजन ऊर्जा का क्रम है, बंद वियोजन ऊर्जा का क्रम है। यहां पे आपका गलत दिया हुआ है, इसका मतलब यही ऑप्शन आपका गलत है। आगे देखो अम्लीय सामर्थ्य, ये मेरे हिसाब से बच्चे को पता है कि HF HCl HBr और HI, इसमें आप नीचे जाओगे तो क्या करेगा, आप बोलोगे एसिडिटी बढ़ती है। इसकी बढ़ने की वजह क्या है, थोड़ा सा आप समझते जाओ, एक एक चीज आपके समझ में आ जाएगी। जब ये बॉन्ड टूटेगा तो F माइनस बनाएगा, Cl माइनस बनाएगा, Br माइनस बनाएगा और I माइनस बनाएगा। तो ये बॉन्ड टूट के यदि आपका जो नेगेटिव चार्ज आ रहा है, ये नेगेटिव चार्ज यदि ज्यादा स्टेबल होगा, ये नेगेटिव चार्ज आपका ज्यादा स्टेबल होगा, तो ये आप बोलोगे कि बॉन्ड आपका तुरंत टूट जाएगा, H प्लस आपका तुरंत अलग हो जाएगा। जब आप I माइनस को देखोगे तो I माइनस का क्या है, साइज ज्यादा है, साइज ज्यादा होने की वजह से इस पे क्या है, नेगेटिव चार्ज स्टेबल होगा, स्टेबल होने की वजह से क्या होगा, ये बॉन्ड आपका तुरंत H प्लस को रिलीज करके I माइनस बना लेगा। तो मेरे हिसाब से नीचे जाने पे आपकी एसिडिटी इसकी वजह से बढ़ती जाती है। क्यों, क्योंकि नेगेटिव चार्ज की स्टेबिलिटी बढ़ती जाती है। तो ये आपका आंसर बिल्कुल सही है। इसके अलावा देखो क्षारीय सामर्थ्य बिल्कुल उल्टा होता है आपका, नीचे जाने पे आपका अम्लीय सामर्थ्य बढ़ता है और क्षारीय सामर्थ्य आपका कम होता है। नीचे जाने पे अम्लीय सामर्थ्य बढ़ता है और आपका क्षारीय सामर्थ्य कम होता है। ये किसके केस में बात कर रहे हैं, ये हम हाइड्राइड के केस में बात करें, जब आपका हाइड्रोजन जुड़ा हुआ हो, जब आपका हाइड्रोजन जुड़ा हुआ हो तब अपन बात करेंगे। नीचे जाने पे अम्लीय सामर्थ्य आपकी कम होती है और अम्लीय सामर्थ्य आपकी बढ़ती है और क्षारीय सामर्थ्य आपकी कम होती है। देखो नीचे जाने पे आपकी क्षारीय सामर्थ्य कम होगी, तो देखो नाइट्रोजन सबसे ज्यादा, नाइट्रोजन, फास्फोरस, आर्सेनिक और एंटीमनी, फिर आपका बिस्मिथ, तो सबसे ज्यादा नाइट्रोजन की होनी चाहिए, फिर आपका फास्फोरस, फिर आर्सेनिक, Sb और Bi का यही ऑर्डर आपको दिया हुआ है, बिल्कुल आपको सही ऑर्डर दिया हुआ है। आगे देखो ये अम्लीय सामर्थ्य, मुझे ये भी पता है कि आप लेफ्ट टू राइट जाओगे, आप एक एक चीज को समझते हुए जाना, अपने कोई पेन नहीं उठाएंगे, सिर्फ आपको समझना है। हमें ये पता है सर लेफ्ट टू राइट जाओगे, आप लेफ्ट टू राइट जा रहे हो तो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी बढ़ती है, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी बढ़ती है, इसका मतलब अम्लीय सामर्थ्य भी बढ़ती है। मुझे पता है जिसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा है उसकी एसिडिक नेचर उसका ज्यादा होता है। इसका मतलब लेफ्ट टू राइट जाने पे,
लेफ्ट टू राइट जाने पे क्या होता है, एसिडिटी बढ़ती है। तो देखो आपका एक दिया हुआ है आपको CH4, एक आपको दिया हुआ है NH3, एक आपको दिया हुआ है H2O, एक दिया हुआ है आपको HF। आप बोलोगे सर आप इधर से इधर जाओगे तो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी बढ़ती है, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी बढ़ेगी तो आप बोलोगे सर एसिडिटी भी बढ़ती है। इसके मतलब एसिडिटी का ऑर्डर क्या आएगा आपका, HF की सबसे ज्यादा, फिर H2O की, फिर NH3 की, फिर CH4 की। तो ये आपके तीनों स्टेटमेंट बिल्कुल सही है। एक आपका एक नंबर जो स्टेटमेंट है वो गलत आंसर है, इसकी वजह से आपका आंसर क्या आ जाएगा, एक ऑप्शन आ जाएगा। आगे देखो भी, NO3 के भूरे विलयन का विलयन बनाते हैं, इसके बनाने का कारण क्या होता है, तो सीधा सीधा आपको याद रखना है, ये जो NO बनता है, ये NO बनता है, यही आपका भूरे रंग का कॉम्प्लेक्स बनाता है। तो आपको यदि ऐसा बोल दिया जाए, ये उसको बोलते हैं भूरे रंग का भूरी वल्य परीक्षण बोलते हैं इसको, भूरी वल्य परीक्षण, भूरी वल्य परीक्षण। तो इसमें आपका जो कंपाउंड होता है वो आता है FeH2O5NO2+, ये आपका भूरी वल्य ब्राउन रिंग कॉम्प्लेक्स का कंपाउंड है, ब्राउन रिंग टेस्ट। जो ये ब्राउन रिंग टेस्ट होता है वो इस कॉम्प्लेक्स की वजह से होता है। तो ये आपको एज इट इज याद रखना है। आगे देखो भाई, ये आपको इतना कोई खास बात नहीं है, आप हालांकि करने को कर भी सकते हो, लेकिन यहां से क्वेश्चन आने के थोड़े चांसेस कम होते हैं। मुझे ये पता है कि अक्रिय युग्म प्रभाव लगता है, ऊपर से नीचे जाने पे कौन सा प्रभाव लगता है सर, अक्रिय युग्म प्रभाव लगता है, अक्रिय युग्म प्रभाव। और अक्रिय युग्म प्रभाव ये बोलता है कि जो आपके नीचे जाने पे, आपकी नीचे जाने पे ऑक्सीडेशन स्टेट होती है ना, नीचे जाने पर क्या होगा, नीचे जाने पे ऑक्सीडेशन स्टेट में क्या आएगी सर, 2 की कमी वाला जो ऑक्सीडेशन स्टेट होगा, यानी जब कम ऑक्सीडेशन स्टेट होगी वह आपकी ज्यादा स्टेबल होगी। नीचे जाने पर कम ऑक्सीडेशन स्टेट ज्यादा स्टेबल होगी, ज्यादा स्टेबल होगी, ज्यादा स्टेबल होगी। ठीक है, नीचे जाने पर कम ऑक्सीडेशन स्टेट आपकी ज्यादा स्टेबल होगी। अब देखो नाइट्रोजन, फॉस्फोरस, आर्सेनिक, एंटीमनी और बिस्मिथ। आप बोलोगे सर ये +3 और +5, +3 और +5 ये दोनों आपके कंपाउंड शो कर सकता है। ये भी आपका क्या कर सकता है, +3 और +5 दोनों कंपाउंड शो कर सकता है, बिल्कुल कर सकता है। अब क्या बोला, +5 ऑक्सीजन अवस्था में तथा नाइट्रोजन +3 में केवल एक अभिलक्षणी हैलाइड बनाते हैं, तो यौगिक कौन से हो सकते हैं। ठीक है, अब यदि आपको ऐसे जनरली बोल दिया जाए तो आप बोलोगे सर अक्रिय युग्म प्रभाव की वजह से। यदि आपको पूछ लिया जाए बिस्मिथ की कौन सी ऑक्सीडेशन स्टेट ज्यादा स्टेबल है, तो आप बोलोगे सर कम वाली ज्यादा स्टेबल है। ठीक है, लेकिन क्या होता है, नाइट्रोजन की +5 नहीं शो कर पाता। क्यों नहीं कर पाता, बहुत कम करता है, क्योंकि नाइट्रोजन में आपका जो वैलेंस इलेक्ट्रॉन है वो 3 होता है, एक्सपेंड करना पड़ेगा, इसको क्या करना है, एक्सपेंड करना पड़ेगा। इसकी वजह से नाइट्रोजन +5 सिर्फ एक कॉम्प्लेक्स में शो करता है। वह आपका कॉम्प्लेक्स कौन सा है सर, आपका नाइट्रोजन जो +3 शो करता है वो आपका कौन सा कॉम्प्लेक्स है, NF3 +3 शो करेगा। और इसी प्रकार बिस्मिथ आपका केवल एक में +5 शो करेगा, वो किस में करेगा, BiF5 में। तो बिस्मिथ है वो एक में 5 शो करेगा, किस में, BiF5 में। नाइट्रोजन है वो किस में करेगा, सिर्फ NF3 कंपाउंड आपके दर्शाता है। तो इसका आंसर क्या आ जाएगा, बिस्मिथ +5 में आपका फ्लोरीन के साथ में शो करेगा, नाइट्रोजन +3 आपका किसके साथ में करेगा, फ्लोरीन के साथ में शो करेगा। आगे देखो, निम्न में से ये आपने नहीं करेंगे, आगे अपने इंपॉर्टेंट एग्जाम के दृष्टि से इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है उसी को करेंगे भाई। आगे देखो, निम्न में से किसका द्विध्रुव आघूर्ण उच्चतम है, बिल्कुल सही बात है, ये बहुत अच्छा क्वेश्चन है। द्विध्रुव आघूर्ण वाला क्वेश्चन कई बार आ जाता है, डाइपोल मोमेंट वाला क्वेश्चन। तो देखो भाई इसको करना है आपको, डाइपोल मोमेंट किसका उच्चतम है। आपको डाइपोल मोमेंट कैसे निकालना है, आपको ये तो पता होगा, डाइपोल मोमेंट म्यू बराबर होता है Q इंटू डी, म्यू बराबर होता है आपका Q इंटू डी। क्या होता है डाइपोल मोमेंट, म्यू बराबर होता है आपका Q इंटू डी। इसका मतलब क्या है, Q का मतलब होता है सर चार्ज, और इस D का मीनिंग क्या होता है, D का मीनिंग होता है डिस्टेंस। जैसे ये 2 एटम है, इस 2 एटम के बीच में डिस्टेंस जितनी ज्यादा होगी आपका द्विध्रुव आघूर्ण उतनी ज्यादा होगा। दूसरे, यदि आपका इन दोनों एटम के बीच में चार्ज ज्यादा होगा, एटम में आपका चार्ज ज्यादा है, तो आप बोलोगे सर इसका म्यू भी ज्यादा होगा। तो म्यू का ओवरऑल फॉर्मूला क्या होता है, म्यू बराबर होता है Q इंटू डी। ये तो आपका जनरल फॉर्मूला है। अब आप कैसे निकालोगे सर, हम सबसे पहले देखेंगे संकरण। सबसे पहले देखते हैं संकरण। हमें पता है यदि किसी का संकरण sp है तो उसका क्या आएगा, डाइपोल मोमेंट 0 आ जाता है। समान यदि संकरण है sp, जैसे आपका देखो CO2 है, CO2 में क्या होगा सर, जितना ये इधर खींचेगा उतना ये इधर खींचेगा, आपका नेट डाइपोल मोमेंट कितना आ जाएगा, 0 आ जाएगा। ठीक है, सबसे पहले आपको संकरण चेक करना है। उसके बाद में यदि किसी पे कंपाउंड पे, यदि आपका लोन पेयर नहीं है, यदि किसी कंपाउंड पे कोई भी, यदि आपका जो सेंट्रल एटम है उस पे लोन पेयर नहीं है, तो उसका डाइपोल मोमेंट 0 आता है।
यदि लोन पेयर नहीं है तो आप बोलोगे उसका डाइपोल मोमेंट 0 आता है। ठीक है, ये दो चीज आपको सबसे पहले पता करनी है। ठीक है, यदि sp संकरण है तो आप बोलो यदि लीनियर है तो उसका क्या आएगा, म्यू 0 आएगा। इसके अलावा यदि आपका सेंट्रल एटम चाहे कौन सा भी संकरण हो, यदि सेंट्रल एटम पे लोन पेयर नहीं है तो आप बोलोगे, चाहे आपका ये सब पे लागू होता है, चाहे आपका sp संकरण हो, sp2 हो, चाहे sp3 हो, इसके अलावा चाहे आपका sp3d हो, चाहे कोई सा भी संकरण आ जाए, सेंट्रल एटम पे यदि लोन पेयर नहीं है और सारे एटम समान है, और यदि सारे आपके एटम समान है, एटम समान है, सेम है, तो आप बोलोगे उसका डाइपोल मोमेंट 0 आएगा। अब देखो सबसे पहले CO2, सर CO2 का संकरण क्या आएगा, सर sp संकरण आ रहा है, ये इधर खींच रहा है, ये इधर खींच रहा है, आप बोलोगे सर म्यू 0 आ जाएगा। उसके बाद H चाहिए, सर इसका H चाहिए, इस पे आपका कुछ चार्ज होगा, इस पे कुछ चार्ज होगा, इसके बीच में कुछ डिस्टेंस भी है, इसका मतलब यहाँ पे आपका जो म्यू है वो कुछ ना कुछ आपका म्यू आएगा। फिर देखो आप H2O में आप देखोगे सर इसकी ये प्रकार की स्ट्रक्चर है, मेरे हिसाब से स्ट्रक्चर निकालनी आपको आती है, तो H2O का आप देखोगे sp3 संकरण होता है। हमेशा आपको ध्यान में रखना है कि लोन पेयर होता है वो आपकी तरफ क्या करेगा, अपनी तरफ डायरेक्शन को खींचेगा, जो डाइपोल मोमेंट की डायरेक्शन है वो अपनी तरफ रखना चाहेगा। ठीक है, अब देखो ऑक्सीजन और हाइड्रोजन, ऑक्सीजन और हाइड्रोजन में इलेक्ट्रोनेगेटिविटी किसकी ज्यादा है, आप बोलोगे सर ऑक्सीजन की ज्यादा है। जिसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा है वो जो आपके डाइपोल मोमेंट की दिशा है उसी एटम की साइड रहेगी। तो इसलिए ऑक्सीजन और हाइड्रोजन एटम में किसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा है, आप बोलोगे सर ऑक्सीजन की ज्यादा है, तो इसमें जो डाइपोल मोमेंट की दिशा है वो आपकी ऑक्सीजन की साइड में रहेगी, यहाँ पे भी आपके ऑक्सीजन की साइड में रहेगी। आप बोलोगे सर चारों दिशा आपके, देखो यहाँ दो लोन पेयर है, इसकी भी दिशा ऊपर 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 है, तो ओवरऑल आपकी क्या होगी, नेट डायरेक्शन आएगी डाइपोल मोमेंट की वो आपकी बहुत ऊपर जाएगी, यानी सबसे ज्यादा इसी का आएगा। आगे देखो SO2 है, आप बोलोगे सर SO2 ये रहा, ये देखो आप बोलोगे सर यहाँ पे लोन पेयर की दिशा ऊपर की तरफ, सल्फर और ऑक्सीजन में, सल्फर और ऑक्सीजन इलेक्ट्रोनेगेटिविटी किसकी ज्यादा, ऑक्सीजन की, तो यहाँ की जो दिशा आएगी वो नीचे आएगी। तो देखो दो आपका नीचे फोर्स लगा रहा है, एक आपका ऊपर फोर्स लगा रहा है, तो थोड़ा सा आपका क्या आ जाएगा, थोड़ा सा आपका नीचे की तरफ इसकी दिशा आ जाएगी, कम आएगी, क्वांटिटी क्या आएगी, कम आएगी। क्यों, क्योंकि एक दूसरे को ये काट रहे हैं, जबकि यहाँ चारों की चारों एक दूसरे को जोड़ रहे हैं, इसकी वजह से यहाँ क्या होगा, यदि सारे एक एक भी डाइपोल मोमेंट बढ़ाए तो 4 डाइपोल मोमेंट बढ़ जाएंगे। इसका मतलब सबसे ज्यादा किसका होगा, सर इसका सबसे ज्यादा H2O का होगा। आगे देखो भाई, 3 बंद युग्म व 2 एकांकी युग्म से कौन सी संरचना संभावित होती है, ये भी ऐसे क्वेश्चन आरबीएससी पूछती है। सबसे पहले आपको ये पता होना चाहिए 3 बॉन्ड पेयर प्लस 2 लोन पेयर से कौन सा संकरण होगा। मुझे पता है सर 3 + 2 टोटल कितने हो गए, सिग्मा बॉन्ड प्लस लोन पेयर की संख्या ही आपको क्या करने है, संकरण डिसाइड करती है। टोटल 5 हो गया, और 5 से आपका कौन सा संकरण होता है, तो सर 5 से आता है आपका sp3d संकरण। क्या आता है, यदि 3 बॉन्ड पेयर प्लस 2 लोन पेयर हो तो टोटल 5 बनेगा, 5 से आपका कौन सा संकरण आएगा, आप बोलोगे सर sp3d आएगा। sp3d की यदि नॉर्मल आप बात करोगे तो इसकी जो आकृति आएगी वो क्या आएगी, tbp आती है। इसकी जो ज्योमेट्री बोलते हैं, जिसको ज्यामिति बोलते हैं, ज्यामिति क्या आएगी सर, ज्यामिति आएगी आपकी tbp, ट्राइगोनल बाई पिरामिडल, ट्राइगोनल बाई पिरामिड, त्रिकोणीय द्विपिरामिडीय बोलते हैं जिसको। ठीक है, लेकिन आपको आकृति पूछी हुई है, आपको क्या पूछी हुई है, आकृति। आकृति में मुझे पता है सर लोन पेयर को काउंट नहीं करते, तो आकृति किस प्रकार की होगी सर, इसमें आपका एक कोई सेंट्रल एटम होगा इस टाइप का कोई, ठीक है, 3 आपका बॉन्ड पेयर सर इस प्रकार के 3 बॉन्ड बनाते हो, ये लो कोई भी ऐसा एटम है जिसके पास 3 बॉन्ड पेयर है, आपका 2 लोन पेयर है सर, 2 लोन पेयर आपका इस प्रकार जाएंगे, क्योंकि टीबीपी आपके इस टाइप की कुछ स्ट्रक्चर बनती है, तो ये टीबीपी की स्ट्रक्चर होती है। और हमेशा आपको ध्यान में रखना है जो लोन पेयर है वो आपका इक्वेटोरियल पोजीशन पे जाएंगे। तो आप टीबीपी में क्या ध्यान में रखोगे सर, टीबीपी में आपकी लोन पेयर हो गया या हायर इलेक्ट्रोनेगेटिविटी एटम हो गया, आप बोलोगे सर वो कहां पे जाएगा, इक्वेटोरियल पोजीशन पे जाएगा। और बाकी के एटम किस में जाएंगे सर, वो जाएंगे आपके एक्सियल पोजीशन पे। ठीक है, अब आप बोलोगे सर इक्वेटोरियल कौन सी होती है, तो ये जो साइड है ये आपको कौन सी बोलेंगे, इसको बोलेंगे इक्वेटोरियल डायरेक्शन, निरक्षीय, क्या बोलते हैं हिंदी में, निरक्षीय साइड, निरक्षीय। और ये कौन सा होती है, ये दो, ये वाला बी और ये वाला बी, ये आप बोलोगे सर एक्सियल होती है, एक्सियल डायरेक्शन होती है। ये कौन सी होती है, ये आपके एक्सियल बॉन्ड होते हैं। तो आप बोलोगे सर यहाँ पे जो 3 बॉन्ड होते हैं वो आपके इक्वेटोरियल होंगे और 2 बॉन्ड आपके एक्सियल होंगे। ये वाला बॉन्ड और ये वाला बॉन्ड आपका एक्सियल होगा, ये वाला बॉन्ड, ये वाला बॉन्ड और ये वाला बॉन्ड आपका क्या होगा, इक्वेटोरियल होगा। तो मेरे हिसाब से टीबीपी स्ट्रक्चर आपको पूरी तरह से समझ में आ गई। टीबीपी में क्या क्या क्वेश्चन बन सकते हैं, 3 बॉन्ड पेयर प्लस 2 लोन पेयर,
तो कौन सी आपकी संकरण होगा, तो आप बोलोगे सर sp3d संकरण होगा। इसकी ज्यामिति क्या हो सकती है, तो आप बोलोगे सर tbp इसकी ज्यामिति हो सकती है। उसके बाद में यदि दो लोन पेयर इसको दिया हुआ है, दो लोन पेयर दिया तो आपको हमेशा दोनों लोन पेयर किसी कौन सी दिशा में लगाने हैं, आप बोलोगे सर निरक्षीय साइड में, कौन सी, इक्वेटोरियल पोजीशन पे लगाओगे। जब आप इक्वेटोरियल पोजीशन पे लगाओगे उसके बाद में आप शेप देखो, हमें पता है आकृति में हम क्या करते हैं, लोन पेयर को काउंट नहीं करते, तो आपकी आकृति कुछ इस टाइप की दिखेगी। ये लो भाई, किस प्रकार की आकृति दिख रही है, सर मुझे इस टाइप की, देखो ऐसे किस प्रकार की दिख रही है, तो मुझे सर टी शेप दिख रहा है। ये आपकी किस टाइप की होगी, सर मुझे ये टी शेप दिख रहा है। तो आपको हमेशा याद रखना है 3 बॉन्ड पेयर प्लस 2 लोन पेयर से टी आकृति बनती है। कैसी आकृति बनती है, टी आकृति बनती है। क्या ये बातें समझ में आई क्या? इसी प्रकार एक सीसा शेप भी होती है, यही सीसा शेप आपकी sp3d की बनेगी। sp3d संकरण से आपकी 3 आकृति बनती है, एक आपकी टीबीपी बनती है, एक आपकी टी आकृति बनती है, एक आपका क्या बनती है, sp3d। हालांकि वर्ग पिरामिडी भी बनती है, लेकिन वर्ग पिरामिडी आपने पढ़ेंगे sp3d2 में। तो sp3d में आपका डेकुली कैसे बनेगी, तो आप बोलोगे सर यदि आपकी इस टाइप की कोई शेप आ जाए, या फिर आपको ज्यादा अच्छे से आपको इस टाइप की कोई शेप मिल जाए, तो आप बोलोगे ये इसको क्या बोलते हैं, डेकुली शेप बोलते हैं, या फिर इसको क्या बोलते हैं सर, के शेप बोलते हैं। और ये कब बनती है, जब आपका 4 बॉन्ड पेयर हो और 1 लोन पेयर हो, 4 बॉन्ड पेयर और 1 लोन पेयर हो, तो आप बोलोगे सर डेकुली शेप बनती है। तो क्या ये बातें समझ में आई क्या? sp3d में आपका यदि 3 बॉन्ड पेयर 2 लोन पेयर हो, तो आप बोलोगे सर इसमें कौन सी शेप बनेगी, तो आपकी टी आकृति बनेगी। यदि आपके 4 बॉन्ड पेयर हो 1 लोन पेयर हो, तो आप बोलोगे सर इसमें डेकुली शेप बनेगी। ठीक है मेरे हिसाब से। और डेकुली शेप का आपको एज इट इज एग्जांपल आता है SF4। हमेशा के लिए आपको ध्यान में रखना है SF4 की आकृति परमानेंट आपकी मेमोरी में फिट होनी चाहिए। SF4 क्या बनाएगा, डेकुली आकृति बनेगा। SF4 डेकुली आकृति बनाता है, जबकि ClF3, और यहां का एग्जांपल क्या है, इसका एग्जांपल होता है ClF3 टी शेप बनाता है, SF4 डेकुली आकृति बनाता है। ये 2 एग्जांपल आपके परमानेंट दिमाग में छप जाने चाहिए भाई। मैं यहां लिख देता हूं, ये 2 एग्जांपल आपके दिमाग में परमानेंट छपने चाहिए, SF4 और ClF3। अपने पास इतना टाइम नहीं है कि एक एक को निकालें। SF4 क्या बनाएगा सर, ये बनाएगा आपकी डेकुली, और ClF3 क्या बनाएगा सर, ये बनाएगा आपका टी शेप। ये दोनों चीजें आपको एज इट इज याद रहनी चाहिए, दिमाग में छपनी चाहिए भी चीजें। ठीक है, ये दोनों एग्जांपल आपके परमानेंट से दिमाग में फिट होनी चाहिए। MOT के अनुसार O2 अणु होता है। MOT बोलती है कि आपने देखा होगा O2 में एक बहुत बड़ा विवाद होता है। जो VBT थ्योरी है ये बोलती है इसके पास में कोई अनपेड इलेक्ट्रॉन नहीं होता, और VBT ये बोलती है कि यदि किसी में आपने सम इलेक्ट्रॉन हो तो वो आपके कैसा होगा सर, उसमें प्रतिचुंबकीय आकृति होगी उसकी। लेकिन MOT ने ये बात बोली कि MOT बोला आप इसके इलेक्ट्रॉन देख रहे हो, इलेक्ट्रॉन सम होने से विषम होने से कोई फर्क नहीं पड़ता, आप इसमें इलेक्ट्रॉन भर के देखो। तो हमें पता है जब MOT में हम इलेक्ट्रॉन भरेंगे तो MOT में ये कितने इलेक्ट्रॉन है, इसमें सर 16 इलेक्ट्रॉन है। तो MOT के हिसाब से 2 रूल चलते हैं। एक 14 से अधिक इलेक्ट्रॉन में आप कैसे भरोगे, 14 से अधिक इलेक्ट्रॉन भरोगे तो उसमें आपको थोड़ा सा अलग भरा जाता है, और 14 से कम वालों के लिए आप इलेक्ट्रॉन अलग भरते हो। कैसे भरोगे इसमें सर, सिग्मा 1s2 सिग्मा स्टार 1s2 सिग्मा 2s2 सिग्मा स्टार 2s2 यहां तक कॉमन है। उसके बाद में यदि आपका 14 से अधिक है, यदि आपका 14 से अधिक है तो यहां पे लेके आएगा सिग्मा 2pz आएगा, यहां पे लेके आएगा सिग्मा 2pz आएगा। उसके बाद में क्या आएगा, पाई 2px बराबर क्या आएगा, पाई 2py। उसके बाद में क्या आएगा सर, पाई स्टार आएगा 2px बराबर आता है पाई स्टार 2py। और सबसे ज्यादा एनर्जी किसकी होती है सर, सिग्मा स्टार 2pz की होती है। ये आपको क्रम ध्यान में रखना है। जब आपका 14 से अधिक इलेक्ट्रॉन हो तो आपका पहले क्या आएगा, सिग्मा 2pz आएगा। ठीक है, अब अपने को कितने इलेक्ट्रॉन बनने हैं सर, 16 इलेक्ट्रॉन बनने हैं। 2 यहां भर दिए, 2 2 4 2 6 2 8 2 10 2 12 2 14, फिर एक इसमें 15 एक इसमें 16। अब सर आप बोलोगे एक एक क्यों भरेंगे, मुझे ये पता है बराबर का मतलब होता है इसकी समान एनर्जी है, और मुझे ये पता है जब 2 ऑर्बिटल की समान एनर्जी हो तो इसमें जब तक पेयरिंग नहीं करवाएंगे जब तक कि एक एक इलेक्ट्रॉन दोनों में नहीं आ जाए। इसको बोलते हैं डीजेनरेसी, समभ्रष्ट कक्षक बोलते हैं। और समभ्रष्ट कक्षक में क्या बोलते हैं, हुंडी ये बोलते हैं कि इनमें जब तक एक एक इलेक्ट्रॉन नहीं आते तब तक आपको पेयरिंग नहीं करवानी। तो इन दोनों में एक एक इलेक्ट्रॉन आने के बाद में ही आपको पेयरिंग करवानी है। इसकी वजह से एक इलेक्ट्रॉन इसमें आएगा, एक इलेक्ट्रॉन इसमें आएगा। तो ये आपको कैसा दिख रहा है सर, ये मुझे आपको कैसा दिख रहा है सर, एक एक इलेक्ट्रॉन दिख रहे हैं, एक एक इलेक्ट्रॉन दिख रहे हैं। इसका मतलब अयुग्मित इलेक्ट्रॉन है इसमें। आप बोलोगे सर इसमें अयुग्मित इलेक्ट्रॉन है,
और अयुग्मित इलेक्ट्रॉन की संख्या कितनी है, 2 है। तो इसको क्या बोलेंगे, जिसमें अयुग्मित इलेक्ट्रॉन होता है उसको अपन क्या बोलते हैं सर, उसको बोलते हैं डाईमैग्नेटिक, नहीं पैरामैग्नेटिक, पैरामैग्नेटिक उसको क्या बोलते हैं, पैरामैग्नेटिक यानी अणुचुंबकीय बोलते हैं, उसको क्या बोलते हैं, पैरामैग्नेटिक यानी अणुचुंबकीय बोलते हैं। जिसमें अयुग्मित इलेक्ट्रॉन की संख्या 2 है और जिसमें अयुग्मित इलेक्ट्रॉन होता है उसको बोलते हैं पैरामैग्नेटिक यानी अणुचुंबकीय बोलते हैं। इसका आंसर क्या आ जाएगा, बी ऑप्शन आ जाएगा। तो एमओटी के हिसाब से ये क्या होना चाहिए, प्रतिचुंबकीय होना चाहिए। एमओटी ये बोलता है कि यदि किसी में सम इलेक्ट्रॉन है तो वो आपका कैसा होता है, प्रतिचुंबकीय। लेकिन O2 आपका अपवाद होता है, O2 आपका अपवाद होता है, क्योंकि जब आप O2 में इलेक्ट्रॉन भरोगे तो आपको पता चलेगा इसमें अयुग्मित इलेक्ट्रॉन की संख्या 2 है, जिसकी वजह से क्या हो रहा है, जिसकी वजह से ये पैरामैग्नेटिक है, अणुचुंबकीय है। ठीक है, आगे देखो बेटा, बंध की लंबाई स्थायित्व और बंध क्रम के बीच में, यहां से कई बार क्वेश्चन पूछ लेते हैं। तो यहां से क्या होता है आपके जैसे अलग अलग आपको मॉलिक्यूल देंगे, N2 O2 C2 F2, ये आपको इसमें पूछ लिया जाएगा बंध क्रम का ऑर्डर क्या है, बंध लंबाई का ऑर्डर क्या है, बॉन्ड आपका बॉन्ड स्टेबिलिटी का ऑर्डर क्या है, बंध स्थायित्व का क्रम क्या है। तो आपको पता कर रखना है भाई, आपको क्या पता रखना है, जैसे ही आप बंध क्रम निकालोगे, बंध क्रम आपको निकालना मैं बता दूंगा अगले वाले क्वेश्चन में। बंध क्रम किसके प्रोपोर्शन होगा सर, बंध क्रम प्रोपोर्शन होगा बंध स्थायित्व के। बंध क्रम जितना ज्यादा बंध क्रम होगा वो बॉन्ड उतना ही ज्यादा स्टेबल होगा, वह बंध आपका उतना ही ज्यादा स्टेबल होगा। और ये बंध लंबाई के क्या होगा, इनवर्सली प्रोपोर्शनल होगा। किसके इनवर्सली प्रोपोर्शनल होगा, बंध लंबाई के। तो आप यहां से क्या सीखे सर, हमने यहां से एक चीज सीखी है कि यदि आपका बंध क्रम ज्यादा है तो आप बोलोगे सर उसकी बॉन्ड की स्टेबिलिटी भी ज्यादा होगी और उसकी बॉन्ड लंबाई कम होगी। ठीक है, यदि आपकी बंध क्रम 3 है, किसी का सपोज करो बंध क्रम 3 है, तो आप बोलोगे, और एक का आपका बंध क्रम 2 है, तो आप बोलोगे सर जो जिसका बंध क्रम कम है उसकी बंध लंबाई ज्यादा होगी, और उसकी जिसका बंध क्रम ज्यादा है उसकी बॉन्ड स्टेबिलिटी भी ज्यादा होगी। तो ये ऐसा कोई ऑप्शन है कि स्थायित्व प्रोपोर्शनल टू बंध क्रम, स्थायित्व प्रोपोर्शनल टू क्या आ जाएगा, बंध क्रम, स्थायित्व प्रोपोर्शनल टू बंध क्रम। ठीक है, आगे देखो, ये जो टेबल है ये स्टार लगा लेना भाई, यहां से क्वेश्चन आने की पूरी पूरी संभावना है। कॉलम फर्स्ट की स्पीसीज का कॉलम सेकंड में दिए गए बॉन्ड ऑर्डर से मिलान करना है। आपको क्या करना है, 14 इलेक्ट्रॉन आपको ध्यान में रखना है। 14 इलेक्ट्रॉन वाले का बंध क्रम कितना होता है, 3। ये आपको एज इट इज याद रखना है। 14 इलेक्ट्रॉन वाला, इसका एग्जांपल भी आपको पता है N2 होता है, इसका एग्जांपल भी आपको पता है N2 होता है। ठीक है, या फिर O2 2+ होता है, या फिर आपको ऐसा भी दे सकता है O2 2+। कैसे सर, O2 2+ क्यों हुआ, O2 में कितने इलेक्ट्रॉन सर, 16 इलेक्ट्रॉन होते हैं। एक ऑक्सीजन में 8 होता है, 2 ऑक्सीजन है, 16 इलेक्ट्रॉन। +2 का मीनिंग क्या होता है सर, 2 इलेक्ट्रॉन की कमी आएगी, 16 में से दोगे तो आप बोलोगे 14 इलेक्ट्रॉन। तो इसके एग्जांपल कौन कौन से है, N2 और आपका O2 2+। इसका आपका बॉन्ड ऑर्डर कितना आएगा, आप बोलोगे सर 3 आएगा। इसका बॉन्ड ऑर्डर कितना आएगा, आप बोलोगे सर 3 आएगा। अब आपको क्या करना है, जैसे ही आप 1 इलेक्ट्रॉन बढ़ाओगे बॉन्ड ऑर्डर आपका 0.5 से कम हो जाएगा। जैसे आप 15 करोगे आपका बॉन्ड ऑर्डर 2.5 हो जाएगा। जैसे आप 16 इलेक्ट्रॉन करोगे बॉन्ड ऑर्डर आपका 2 हो जाएगा। आप 17 इलेक्ट्रॉन करोगे बॉन्ड ऑर्डर आपका 1.5 हो जाएगा। 18 इलेक्ट्रॉन करोगे बॉन्ड ऑर्डर आपका 0.5 हो जाएगा। इसके अलावा आप जैसे 13 इलेक्ट्रॉन करोगे आपका बॉन्ड ऑर्डर वापस 2.5 हो जाएगा, यानी इससे कम ही होगा। चाहे आप बढ़ाओ चाहे इलेक्ट्रॉन कम करो, बॉन्ड ऑर्डर में 0.5 की कमी आएगी। जैसे आप 12 इलेक्ट्रॉन करोगे आपका बॉन्ड ऑर्डर 2 हो जाएगा। ठीक है, ये आपको ध्यान में रखना है। अब आपको 12 इलेक्ट्रॉन वाला सबसे फेमस एग्जांपल हमें पता है, कार्बन का एटॉमिक नंबर 6 होता है। तो एक कार्बन में 6 इलेक्ट्रॉन, 2 कार्बन में कितना आ जाएगा, C2। तो इसका बेस्ट एग्जांपल क्या है, C2। इसका बेस्ट एग्जांपल क्या है सर, इसका आपका बेस्ट एग्जांपल होता है, एक तो आप देखो नाइट्रोजन। नाइट्रोजन में कितने इलेक्ट्रॉन सर, 7 इलेक्ट्रॉन। और कार्बन में कितने इलेक्ट्रॉन, तो आप बोलोगे से 6 इलेक्ट्रॉन। तो इसका जो एग्जांपल है वो CN आ जाएगा। ठीक है, इसी प्रकार इसका एक एग्जांपल होता है वो NO आ जाएगा सर। नाइट्रोजन में 7, ऑक्सीजन में 8, 8 7 15 होते हैं। इसके अलावा इसका एग्जांपल आपका O2 आ जाएगा, इसका एग्जांपल आपका O2- आ जाएगा, और इसका एग्जांपल आपका F2 आ जाएगा। ठीक है, ये आपका क्या है, 18 इलेक्ट्रॉन। F2 मतलब आपका 9 इलेक्ट्रॉन होता है एक फ्लोरीन में, एटॉमिक नंबर इसका 9 होता है। ठीक है, हालांकि ठीक है, और 2 आपके एटम दिए हुए, तो इसका कितना आ जाएगा, 18 आ जाएगा। अब देखो NO का कितना है सर, 15 इलेक्ट्रॉन होता है। बॉन्ड ऑर्डर आपका कितना आ जाएगा, 2.5, यानी आपका थर्ड ऑप्शन आ जाएगा। फिर CO, कार्बन 6 होता है, ऑक्सीजन 8 होता है। 8 6 कितना हो गया, 14 हो गया। 14 आपका एक एग्जांपल ये भी ध्यान में रखना भी CO का। देखो
कार्बन में 6 इलेक्ट्रॉन होते हैं और ऑक्सीजन में आपके 8 होते हैं। टोटल इलेक्ट्रॉन कितने हो गए? 14। 14 का बॉन्ड ऑर्डर कितना होगा? आप बोलोगे सर 3 होता है, 3 खान दिया हुआ है, 4 ऑप्शन में दिया हुआ है। आगे देखो O2 माइनस, सर O2 में कितना होता है? एक ऑक्सीजन में 8 होता है, 2 ऑक्सीजन आपका 16, एक इलेक्ट्रॉन माइनस दिया हुआ है यानी 17 इलेक्ट्रॉन, और 17 इलेक्ट्रॉन के लिए मुझे पता है सर कितना बॉन्ड ऑर्डर है? 1.5 है, तो ये आपका फर्स्ट ऑप्शन आ जाएगा। फिर आपका दिया O2, O2 में कितना होगा? सर O2 आपका होता है 16, और 16 इलेक्ट्रॉन के लिए बॉन्ड ऑर्डर आपका कितना आ जाएगा? 2 आ जाएगा। कितना आ जाएगा? 2 आ जाएगा। तो इसका आंसर क्या आ जाएगा? 3 4 1 2। इसका आंसर क्या आ जाएगा? 3 4 1 2। क्या ये समझ में आया? क्या यहां से एक क्वेश्चन आने की पूरी संभावना है। कुछ नहीं करना आपको, 14 इलेक्ट्रॉन का बॉन्ड ऑर्डर आपको ध्यान में रखना है। इसका बॉन्ड ऑर्डर आपका 3 होता है। अब चाहे आप 1 इलेक्ट्रॉन की वृद्धि करो, चाहे 1 इलेक्ट्रॉन की कमी करो, बॉन्ड ऑर्डर में 0.5 की कमी आएगी। बॉन्ड ऑर्डर में 0.5 की कमी आएगी, और ये एज इट इज आपको याद रखना है। मेरे हिसाब से आपको इतना समझा दिया कि अब आपको आराम से तुरंत आपके याद हो जाएगा। ये क्वेश्चन देखो, ये जो आपको मैं समझा रहा हूं इसके पीछे बहुत लंबी जर्नी है। ऐसे नहीं है कि मैं सीधा आया और आके आपको ऐसे क्वेश्चन लेके आए, क्वेश्चन लेके आके आपको समझा दिया। इसके पीछे लगभग 5 से 10 साल की जो तपस्या है, उस तपस्या का परिणाम ये कि आपको एक एक चीज बिल्कुल आपको खोल के समझा रहे हैं, ताकि आपको कोई भी चीज रट्टा नहीं मारनी पड़े। हमारा ये उद्देश्य है कि जो भी हमारे से स्टूडेंट जुड़े हुए हैं वो उनके कोई भी किसी भी प्रकार का रट्टा नहीं होना चाहिए। एक एक चीज को उनकी समझ होनी चाहिए, ताकि एग्जाम में यदि आरपीएससी थोड़ा सा क्वेश्चन घुमा भी देगी तो भी आपको डरना नहीं है, कोई घबराना नहीं है, क्योंकि आपके कंसेप्ट क्लियर है। तो डेफिनेटली आपको जहां आरपीएससी पूछना चाहिए वो आप तुरंत समझ जाओगे और आपका क्वेश्चन सही हो जाएगा। इसलिए निश्चित रहो, जो आपको कंटेंट दे रहे हैं इस कंटेंट से बाहर आरपीएससी नहीं पूछेगी, और इतने सिंपल तरीके से आपको पूरे यूट्यूब पे भी कोई नहीं समझाएगा, क्योंकि यूट्यूब पे लोग आधा पूरा समझाते हैं। उनको पता है कि आज यदि हम पूरा समझाएंगे तो हमारी एप्लीकेशन पे बच्चे नहीं आएंगे, लेकिन अपन बिल्कुल सीधे दिल के हैं। हमारा ये टारगेट है कि जो भी हमारे से जुड़े वो हमें ऐसा, हमारे प्रति उसकी एक सिंपत्ति होनी चाहिए, एक ऐसा फील होना चाहिए कि जो सर ने वाकई में जो कंटेंट दिया, कंटेंट में दम था। किसी भी प्रकार के सर ने कोई भी कंटेंट में कमी नहीं रखी। समझाने का जो समझाने और आपको जो समझने का तरीका है वो भी आपको समझ में आना चाहिए। आपके एज इट इज सारी चीजें समझ में आनी चाहिए। तो हम कोशिश ये कर रहे हैं कि आपको इस प्रकार का कंटेंट दें ताकि आपके दिमाग में डायरेक्ट घुसे, और किसी भी प्रकार के कोई भी चीजें आपको रट्टा नहीं मारनी पड़े। ठीक है, तो अब देखो अपने क्वेश्चन दिया हुआ है, निम्न में से कौन सा युगल प्रतिचुंबकीय डाईमैग्नेटिक। डाईमैग्नेटिक का मीनिंग होता है कोई भी अनपेड इलेक्ट्रॉन नहीं होना चाहिए। अनपेड इलेक्ट्रॉन की संख्या कितनी आनी चाहिए? इसमें अनपेड इलेक्ट्रॉन की संख्या 0 आनी चाहिए। मुझे ये पता है जो जिसमें सम इलेक्ट्रॉन होते हैं, सम इलेक्ट्रॉन होते हैं वो सारे क्या होते हैं? प्रतिचुंबकीय होते हैं। सम इलेक्ट्रॉन वाले क्या होते हैं? प्रतिचुंबकीय होता है। इसका एक अपवाद है, सिर्फ एक अपवाद है इसका। कौन सा? O2। एक O2 को छोड़ दो, आप O2 को छोड़ दो, और बाकी किसी में यदि आपका सम इलेक्ट्रॉन है तो वो सारे के सारे क्या होंगे? प्रतिचुंबकीय होंगे। सम इलेक्ट्रॉन वाले प्रतिचुंबकीय होते हैं। अपवाद कौन सा है? एक O2 को आप छोड़ दो। तो देखो N2 में कितने इलेक्ट्रॉन? 14 इलेक्ट्रॉन। ठीक है, और N2 माइनस, इसमें कितने इलेक्ट्रॉन? 16 इलेक्ट्रॉन। और 16 इलेक्ट्रॉन मुझे पता है किसमें होता है? सर O2 में होता है। इसका मतलब ये O2 है भाई, N2 माइनस में हम O2 भी तो लिख सकते हैं, क्योंकि इसमें इलेक्ट्रॉन कितने हैं? 16 है। तो इसकी वजह से ये क्या है? अपवाद। अब अपवाद क्या होता है? O2 सर अपवाद होता है। इसका मतलब ये प्रतिचुंबकीय आपका नहीं होगा। आगे देखो N2 माइनस, सर वो ये वापस आ गया, ये वापस आ गया, तो हम ये क्या बोलेंगे? सर ये N2O2 माइनस को 16 इलेक्ट्रॉन है, इसको हम O2 बोलेंगे, और O2 मुझे पता है सर क्या होता है? प्रतिचुंबकीय नहीं होता है, तो ये आपका काट दो। यहाँ पे भी N2 माइनस दिया हुआ है, ये भी नहीं होगा। अब इसको देखो N2 क्या होता है? सर 14 इलेक्ट्रॉन है। सम इलेक्ट्रॉन वाले क्या होते हैं? प्रतिचुंबकीय होते हैं। O2 माइनस का क्या मीनिंग है? सर 18 इलेक्ट्रॉन है, और मुझे ये पता है सर 18 इलेक्ट्रॉन वाले क्या है? सम इलेक्ट्रॉन है। सम इलेक्ट्रॉन वाले क्या होंगे? आपके प्रतिचुंबकीय होंगे। सिर्फ अपवाद क्या होगा? सर अपवाद आपका है 16 इलेक्ट्रॉन। अपवाद क्या है? आपका 16 इलेक्ट्रॉन। जिसमें भी 16 इलेक्ट्रॉन है, जिसमें भी 16 इलेक्ट्रॉन है वो आपका प्रतिचुंबकीय नहीं है। इसके अलावा चाहे आपके 10 इलेक्ट्रॉन हो, 12 इलेक्ट्रॉन हो, 14 इलेक्ट्रॉन हो, 18 इलेक्ट्रॉन हो, ये सारे के सारे क्या होंगे? आपके प्रतिचुंबकीय होंगे। तो इसका आंसर क्या आ जाएगा? सी ऑप्शन आ जाएगा। आगे देखो भाई, निम्न में से कौन सा युगल समान बंध क्रम स्पीशीज का है? समान बंध क्रम क्या करना है? यदि किसी का बॉन्ड ऑर्डर समान आ जाए, बंद क्रम क्या आ जाए? समान चेक करना है, तो आप बोलोगे सर बंद क्रम मुझे पता है 14 वाले का क्या आएगा? 3 आएगा। जैसे जैसे आप इलेक्ट्रॉन बढ़ाओगे या कम करोगे, बॉन्ड ऑर्डर में 0.5 की कमी आएगी। N2 का कितना होता है? सर 14 इलेक्ट्रॉन। एक बार आप इसमें क्या करो? आप इलेक्ट्रॉन लिख लिया करो। O2
सर 16 इलेक्ट्रॉन होता है, एक आपका बढ़ जाएगा 17 हो जाएगा। N2 माइनस सर 15 हो जाएगा। F2 सर 18 होता है, एक की प्लस का मतलब एक की कमी आ जाएगी तो 17 आ जाएगा। इसके बाद N2 माइनस सर 15 आएगा, O2 माइनस सर 17 आएगा, F2 माइनस सर 17 आएगा, O2 माइनस सर 17 आएगा। मुझे पता है इन दोनों में यदि आपके इलेक्ट्रॉन की संख्या समान है, यदि आप इन दोनों में इलेक्ट्रॉन की संख्या समान है, जब इलेक्ट्रॉन की संख्या समान है तो आपका बंद क्रम भी समान होगा। तो इसका मतलब सबसे पहले आपको क्या फोकस करना है, सबसे पहले आपको इलेक्ट्रॉन निकालना है। जिसमें इलेक्ट्रॉन की संख्या समान आ जाएगी तो आप बोलोगे सर उसका बंद क्रम समान आ जाएगा। जैसे यदि किसी में 14 इलेक्ट्रॉन है तो उसका बॉन्ड ऑर्डर आपका 3 आएगा, यदि किसी में 15 इलेक्ट्रॉन तो उसका बॉन्ड ऑर्डर हमेशा 2.5 आएगा। इसी प्रकार जिसमें 17 इलेक्ट्रॉन है तो दोनों के केस में आपका बॉन्ड ऑर्डर बिल्कुल सेम आएगा। ठीक है, तो आपका आंसर क्या आ जाएगा, डी ऑप्शन। आगे देखो, निम्न में से किसकी आकृति ढेकुली आकृति नहीं है। कितना अच्छा क्वेश्चन है। एक तो एग्जांपल मैं आपको बता चुका हूं भाई। रामा, निम्न में से किसकी आकृति ढेकुली आकृति नहीं है। एक सेकंड के लिए, शीशा शेप नहीं है। अब देखो शीशा शेप के लिए मैंने क्या कंडीशन बताई आपको, ढेकुली आकृति के लिए क्या कंडीशन बताई, ढेकुली आकृति के लिए मैंने कंडीशन बताई आपको 4 बॉन्ड पेयर होना चाहिए, 1 लोन पेयर होना चाहिए। 4 बॉन्ड पेयर होना चाहिए, 1 लोन पेयर होना चाहिए। जिसमें 4 बॉन्ड पेयर प्लस 1 लोन पेयर, तो उसकी क्या होगी, ढेकुली शेप होगी। उसकी क्या होगी, ढेकुली शेप होगी। 4 बॉन्ड पेयर और 1 लोन पेयर वाले को क्या बोलेंगे, हम ढेकुली शेप बोलेंगे। ठीक है, अब देखो 4 बॉन्ड पेयर और 1 लोन पेयर यानी टोटल आपका कितना होना चाहिए, 5 आना चाहिए। यानी आपका sp3d संकरण आना चाहिए। क्या आना चाहिए, sp3d संकरण आपका आना चाहिए। देखो XeF4 है, सबसे पहले आपको क्या करना है, XeF4 है। अब देखो Xc के बाइतम कोष में कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं, सर Xc के बाइतम कोष में 8 इलेक्ट्रॉन होते हैं। यहां में 4 बॉन्ड बना रहे हैं, पीछे कितने बच गए, मैं आपको बिल्कुल शॉर्ट बता रहा हूं। हमेशा के लिए आपको क्या है, वो एक जो फॉर्मूला लगाते हो आप, हाफ ऑफ v प्लस m माइनस c प्लस a, इससे आपको परमानेंट आपको छुटकारा मिल जाएगा। सीधा आप क्या करोगे, सब आपको क्या करना है, सीधा आपको डायरेक्ट इसके बाइतम कोष में इलेक्ट्रॉन चेक करने हैं। इसके बाइतम कोष में 8 इलेक्ट्रॉन होंगे। फ्लोरीन आपका सिंगल बॉन्ड बनाता है, 4 फ्लोरीन है, 4 सिंगल बॉन्ड चले गए, तो 8 में से 4 बॉन्ड चले गए, पीछे बच गए 4 इलेक्ट्रॉन का मीनिंग होता है 2 लोन पेयर। तो आप इसको क्या बोलोगे, सर ये बनाएगा आपका 2 लोन पेयर बनाएगा और 4 बॉन्ड पेयर बनाएगा। मुझे क्या चाहिए, सर मुझे चाहिए 4 बॉन्ड पेयर प्लस 1 लोन पेयर। इसका मतलब ये आपका सही नहीं है। इसमें आपका क्या है, 4 लोन पेयर है प्लस आपका क्या है, 2 लोन पेयर है प्लस 4 बॉन्ड पेयर। मुझे क्या चाहिए, मुझे चाहिए सर आपका 4 बॉन्ड पेयर और 1 लोन पेयर चाहिए। इसका मतलब ये आपका सही नहीं है। ठीक है, आगे देखो, एक सेकंड के लिए मैं पानी पी लेता हूं। आगे देखो SF4 एग्जांपल आपको एज इट इज याद रखना है। देखो सल्फर, ऑक्सीजन, सल्फर, सेलेनियम, टेलेनियम, इनके साथ में यदि आपका, मुझे पता है OF4 तो बनता नहीं है, SF4 भी आपका ढेकुली शेप का होगा, SCF4 भी आपका ढेकुली शेप का होगा, TEF4 भी आपका ढेकुली शेप का होगा। उसके पीछे रीजन, सर इनके सब में बाइतम कोष में समान इलेक्ट्रॉन है। यदि आपके इलेक्ट्रॉन समान है तो वो क्या करेगा, बॉन्ड पेयर प्लस लोन पेयर समान बनाएगा, उसकी वजह से आपकी आकृति क्या आ जाएगी, इन तीनों की आकृति आपकी ढेकुली शेप आएगी। तो इसका आंसर क्या आ जाएगा, XeF4। अब सर इसकी क्या आकृति है, बाई चांस एग्जाम में आ जाए इसकी क्या आकृति है, तो आप लिखोगे सर XeF, ऐसे आपको सेट करना है भाई। ठीक है, 2 लोन पेयर आपका इस टाइप के। अब देखो ये आपको ऑक्टाहेड्रल ज्योमेट्री यदि पूछ लिया जाए तो ये आपका संकरण क्या आएगा, sp3d2। इसकी ज्योमेट्री पूछ लिया जाए तो आप बोलोगे सर ऑक्टाहेड्रल। लेकिन यदि आकृति पूछेंगे तो मुझे पता है सर लोन पेयर काउंट नहीं करेंगे, तो यदि आपका लोन पेयर नहीं होगा तो सीधा आपको क्या दिखेगा, ऐसा कुछ दिखेगा, आप बोलोगे वर्ग समतलीय होगी। इसकी आकृति क्या होगी, तो आप बोलोगे सर वर्ग समतलीय होगी। ठीक है, आगे देखो, ये क्वेश्चन आपने कोई काम का नहीं है। आगे देखो, ये भी कोई क्वेश्चन, सम इलेक्ट्रॉनिक स्पीसीज, ये सरचार बार बार आप एक एक करोगे। मैं बता देता हूँ, सम इलेक्ट्रॉनिक में क्या होते हैं, इलेक्ट्रॉन समान देखने हैं। बाईतम कोष में आपके इलेक्ट्रॉन समान देखने हैं। उसके बाद में सम संरचनात्मक का मतलब हो गया आपका, आपकी संरचना समान होनी चाहिए, संरचना समान होनी चाहिए। और संरचना समान कब होगी, जब आप बोलोगे सर यदि किसी में संकरण समान है, संकरण के साथ में उसमें बॉन्ड पेयर भी समान होने चाहिए, उसमें लोन पेयर भी समान होने चाहिए, तो आपकी क्या होगी, संरचना समान होगी। ये आप कर लेना, मेरे हिसाब से बहुत बार करवा रखा है, इसमें ऐसा कोई क्वेश्चन आने की संभावना नहीं है। इसके अलावा चतुष्फल की आकृति का नहीं है, अब आप निकाल ही सकते हो। देखो बाईतम कोष में कितने इलेक्ट्रॉन है,
सर नाइट्रोजन में 5 होते हैं बाइतम कोष में, 5 में से प्लस का मतलब होता है 1 इलेक्ट्रॉन की कमी आ जाएगी, और 4 आपका क्या होगा, इसका मतलब बाइतम कोष में 4 इलेक्ट्रॉन बचेंगे। भाई नाइट्रोजन में 5 होते हैं, 5 में से ए प्लस का मतलब 1 इलेक्ट्रॉन की कमी, यानी 4 बचेंगे, और 4 के 4 यहाँ पे क्या बना रहे हैं सर, हाइड्रोजन के साथ में सिंगल बॉन्ड बना रहे हैं, इसका मतलब उसके बाद में कोई इलेक्ट्रॉन नहीं बचेगा। तो 4 यदि यहाँ पे सिर्फ आपका क्या आएगा, यहाँ पे 4 बॉन्ड पेयर आएगा, कोई लोन पेयर नहीं आएगा। तो 4 बॉन्ड पेयर से कौन सी आकृति बनती है सर, sp3 संकरण बनता है, और इसकी आकृति होती है चतुष्फलक की। इसको देखो SiCl4 को, SiCl4 है सर, कार्बन के बाइतम कोष में 4 इलेक्ट्रॉन होता है, 4 के 4 आपके क्या बना रहे हैं, Cl, हमेशा हमें पता है सर Cl क्या होता है, एक इलेक्ट्रॉन बना, एक बॉन्ड बनाते हैं, सिंगल बॉन्ड बनाते हैं। तो 4 आपके Cl है, 4 सिंगल बॉन्ड बनाएंगे, तो इसके बाइतम कोष की उसमें कुछ भी नहीं बचेगा। 4 थे, चारों बॉन्ड बनाने में चले गए, तो कोई लोन पेयर नहीं बचेगा, सिर्फ 4 बॉन्ड पेयर बचेगा, और 4 बॉन्ड पेयर होगा तो उसको अपने बोलेंगे सर sp3 संकरण। इसी प्रकार SF4, अभी हमने देखा सर SF4 की कौन सी आकृति होती है, आप बोलोगे सर इसमें संकरण होता है आपका sp3d संकरण होता है, और इसकी आकृति ढेकुली होती है, तो आप बोलोगे इसका आंसर क्या आ जाएगा, सी ऑप्शन आ जाएगा। और SO4 में भी देखोगे सल्फर है, सल्फर बाइतम कोष में कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं, 6 होते हैं, 6 में से आप 2 माइनस और कर रहे हो, यानी आप 2 एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन बढ़ा रहे हो, तो 6 प्लस 2 8 हो जाएंगे टोटल। और मुझे पता है ऑक्सीजन डबल बॉन्ड बनाती है, एक ऑक्सीजन डबल बॉन्ड बनाती है, 4 ऑक्सीजन है तो कितने बॉन्ड बना देगी, 4 × 2 8 बॉन्ड बना देगी। इसके बाइतम कोष में भी 8 इलेक्ट्रॉन है, 8 इलेक्ट्रॉन बॉन्ड बनाने में चले गए, तो पीछे लोन पर कुछ नहीं बचेगा, तो इसकी कुछ इस टाइप की आकृति बन जाएगी, इसकी कुछ इस टाइप की आकृति बनेगी। ठीक है, तो आप बोलोगे सर 4 के 4 बॉन्ड पर बन रहे हैं, हमें सिर्फ सिग्मा बॉन्ड चाहिए, यहाँ डबल बॉन्ड है, डबल बॉन्ड का मतलब हो गया इसमें एक सिग्मा एक पाई बॉन्ड है, मुझे सिर्फ सिग्मा चाहिए, तो कितने सिग्मा बॉन्ड है, 4 सिग्मा बॉन्ड है, तो इसका संकरण क्या आ जाएगा, sp3 आ जाएगा। ठीक है, आगे देखो भाई, ये देखो ये क्वेश्चन कर लेना, इसके बाद में आपका जो केमिकल बॉन्डिंग से जितने भी संभावित क्वेश्चन है वो आपके सारे के सारे सही हो जाएंगे। देखो ये अच्छा क्वेश्चन है भाई, ये आपका यहाँ यदि आपने ये क्वेश्चन कर लिया तो ये मान के चलो केमिकल बॉन्डिंग से जितने भी अच्छे प्रकार के क्वेश्चन बन सकते हैं वो आपके सारे के सारे सही हो जाएंगे। ठीक है, आगे देखो भाई, XeF4, मैं एक भी पेन नहीं उठाऊंगा, आपको एज इट इज आपका समझ में आ जाएगा। देखो Xe के बाइतम कोष में 8 इलेक्ट्रॉन, Xe के बाइतम कोष में 8 इलेक्ट्रॉन, फ्लोरीन क्या बनाता है सर, सिंगल बॉन्ड बनाता है, इसका मतलब 8 में से 6 आपका फ्लोरीन दिए हुए, तो 6 तो बॉन्ड बन जाएंगे, पीछे कितने बचेंगे सर, 2 इलेक्ट्रॉन, 2 इलेक्ट्रॉन का मतलब होता है एक लोन पेयर, तो आप क्या बोलोगे इसको सर, हम बोलेंगे 6 तो बॉन्ड पेयर होंगे, इसमें जो आपका बॉन्ड बना रहे हैं वो तो सीधा सीधा बॉन्ड पेयर होंगे, और एक आपका लोन पेयर होगा, टोटल कितने हो जाएंगे 7, 7 का मतलब हो गया सर आपका संकरण आ जाएगा sp3d3। इसमें देखो भाई XCO3 बाइतम कोष में 8 इलेक्ट्रॉन, उसके बाद में एक ऑक्सीजन क्या बनाता है सर, एक ऑक्सीजन हमेशा क्या बनाता है, ऐसे डबल बॉन्ड बनाएगा, तो 3 ऑक्सीजन है तो कितने डबल बॉन्ड बनेंगे सर, 3 डबल बॉन्ड बनेंगे, यानी 6 बॉन्ड बन जाएंगे टोटल, एक डबल बॉन्ड का मतलब 2 बॉन्ड, टोटल कितने बॉन्ड बन जाएंगे, 6 बॉन्ड बन जाएंगे। Xe के बाइतम कोष में कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं सर, 8 होते हैं, 8 में से 6 बॉन्ड बना रहे हैं, तो पीछे कितने बचेंगे सर, पीछे 2 बचेंगे, 2 का मीनिंग हो गया आपका एक लोन पेयर, 2 का मीनिंग हो गया एक लोन पेयर, तो आप बोलोगे सर 3 इसमें बॉन्ड पेयर आएंगे प्लस एक लोन पेयर आएंगे। अब आपका आप बोलोगे सर यहाँ पे 3 डबल बॉन्ड आएंगे, आप बोलोगे सर 3 डबल बॉन्ड आ जाए, मुझे डबल बॉन्ड से मीनिंग नहीं है, मुझे सिर्फ सिग्मा बॉन्ड चाहिए, आपका डबल बॉन्ड में भी एक ही सिग्मा बॉन्ड होता है, तो यहाँ टोटल आपके 3 ही सिग्मा बॉन्ड मिलेंगे, तो 3 आपका बॉन्ड पेयर आ जाएगा, एक आपका लोन पेयर आ जाएगा। आगे इसमें देखो सर Xe के बाइतम कोष में 8 इलेक्ट्रॉन होते हैं, 8 में से 4 तो आपका फ्लोरीन सीधा सीधा बना रहा है, एक ऑक्सीजन का मतलब 2 डबल बॉन्ड बना रहा है, मतलब एक डबल बॉन्ड यानी 2 बॉन्ड बना रहा है, तो 4 ये बनाएगा 2 ये बनाएगा, टोटल कितने आ गए 6 बन गए, पीछे कितने बच गए, 8 में से 6 चले गए, आप बोलोगे सर 2 बच गए, 2 का मीनिंग हो गया आपका एक लोन पेयर, तो लोन पेयर कितना आएगा, फिक्स है सर 1 आएगा। बॉन्ड पेयर कितने हो गए सर, 4 तो ये बनेगा सिग्मा बॉन्ड, एक आपका ऑक्सीजन बनेगा, टोटल आप बोलोगे सर 5 सिग्मा बॉन्ड बन जाएगा, 5 आपके बॉन्ड पेयर बन जाएंगे। आगे देखो XeF4 है, बाइतम कोष में कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं सर, 8 होते हैं, 8 में से 4 आपका सिग्मा बॉन्ड बना रहे हैं, पीछे कितने बच गए सर, 4 बच गए, 4 का मीनिंग हो गया आपका 2 लोन पेयर बच गया, तो आप बोलोगे सर यहाँ पे 4 बॉन्ड पेयर है और आपका 2 लोन पेयर है, ये आपको सबसे पहले ये निकालना आना चाहिए, ये आप चुटकियों में निकाल सकते हो, मैंने जिस हिसाब से आपको बताया आप चुटकियों में निकाल सकते हो। अब इसमें आपको पता है टोटल कितने हो गए, 7 हो गए, 7 के लिए क्या संकरण आएगा, आप बोलोगे सर sp3d3, इसमें कितने है सर 3 + 1, टोटल कितने आ गए 4, 4 के लिए कौन सा संकरण आता है, आप बोलोगे सर sp3 आता है। ठीक है, इसके बाद में 5 + 1 टोटल कितने आ गया 6, 6 के लिए कौन सा संकरण आएगा, आप बोलोगे सर sp3d2 आएगा। ठीक है, इसके बाद में होता है सर 4 + 2 कितने हो गए टोटल 6, 6 के लिए क्या आएगा, आप बोलोगे सर sp3d2 आएगा। और मुझे पता है कि सर 2 लोन पेयर है,
XCF4 अभी मैंने आपको बताया XCF4 की तो आपको एज इट इज याद रखनी है। इसकी जो ज्योमेट्री आती है वो वर्ग समतली आती है, वर्ग समतली। इसकी ज्योमेट्री आपको एज इट इज याद रखनी है, वर्ग। बार बार आपको टाइम नहीं है तो आपको एज इट इज, यदि आपके समझ में आ गई अच्छी बात है, नहीं आई तो आपको एज इट इज याद रखनी है। वर्ग समतली होती है XCF4 की ज्योमेट्री। अब देखो आपको मैच करते हुए जाना। इसका संकलन sp3d3, sp3d3 ए ऑप्शन आ जाएगा। इसका संकलन sp3, इसका मतलब सी ऑप्शन आ जाएगा, ये रहा आपका। उसके बाद XCOF4 की sp3d2, sp3d2 एक आपका वर्ग समतली है, एक आपका वर्ग पिरामिड है। मुझे पता है XCF4 होता है वो वर्ग समतली है, तो ये क्या आएगा सर, वर्ग पिरामिड आएगा। वर्ग पिरामिड यानी आपका डी ऑप्शन आ जाएगा। उसके बाद में ये आपका कौन सा ऑप्शन आ जाएगा, बी ऑप्शन आ जाएगा। तो बी ACBD, ACDB, ACDB यानी आपका फर्स्ट ऑप्शन आ जाएगा। तो आपको क्या क्या याद रखना है, यदि आप यदि केमिकल बॉन्डिंग में जा रहे हो एग्जाम में, तो आपको तीन चीजें याद रखनी है। SF4 की स्ट्रक्चर, इसके अलावा ClF3 की स्ट्रक्चर, इसके अलावा XEF4 की स्ट्रक्चर। ये तीन स्ट्रक्चर तो आपके मेन स्ट्रक्चर है। इसकी जो आपकी स्ट्रक्चर होती है वो होती है डेकुली शेप। उसके बाद इसकी जो स्ट्रक्चर होती है वो आती है आपकी टी शेप। इसके बाद XCF4 की स्ट्रक्चर आती है वो आती है आपकी वर्ग समतलीय। और छोटी मोटी आपको वैसे याद होनी चाहिए, H2 होती है वो आती है आपकी वी शेप, और NH3 होती है वो आपकी आती है पिरामिड शेप, पिरामिड। ये लो भाई, इतनी यदि आपको स्ट्रक्चर पता है तो आपका ऑलमोस्ट सारे क्वेश्चन यहीं से रिपीट होते हैं। ये आपके, उसके बाद आप ये निकाल सकते हो भाई, इनके निकालने आपके टफ नहीं है। ये क्वेश्चन आपके ऐसे है कि आपको पेन ही नहीं उठाने, आपको डायरेक्ट यदि याद है तो यहां से क्वेश्चन आने की पूरी पूरी संभावना होती है। H2 आपकी वी शेप होगी, NH3 आपकी पिरामिड शेप होगी, SF4 आपकी डेकुली शेप होती है, ClF3 आपकी टी शेप होती है, इसके अलावा XCO4 की आपकी वर्ग समतलीय होती है। इसके अलावा भी आप याद रखना चाहो तो XCO4 की क्या होती है सर, वर्ग पिरामिड होगी, XCO3 की आपकी sp3 होगी, और इसकी आपकी विकृत अष्टफलकीय होगी। लेकिन इनको याद करने का कोई औचित्य नहीं है, इनको आप याद करना, ये आपके एग्जाम में बहुत बार रिपीट होते हैं भाई। ठीक है, आगे देखो। ये लो भाई, अभी आ गया आपका। सबसे पहले SF4 कुछ नहीं करना, आपको ज्यादा दिमाग ही नहीं लगाना। यदि आपको ऐसा क्वेश्चन आ जाए आप डायरेक्ट करोगे डेकुली शेप। क्या बोलोगे, डेकुली शेप। NH4 अभी मैंने बताया आपको, इसकी जो ज्योमेट्री आती है वो क्या आएगी, चतुष्फलकीय। ये लो भाई, दो में आपको दिमाग ही नहीं लगाना। इसके अलावा BRF3 आपको किस टाइप का दिख रहा है सर, ClF3 जैसे ही तो दिख रहा है। कैसे सर, ये देखो Br और Cl में बाइटम कोष में समान इलेक्ट्रॉन होंगे भाई, हमें पता है सर FCl BrI, इनमें एक पूरी आपका जो आप ऊपर से नीचे जाओगे तो बाइटम कोष में कोई इलेक्ट्रॉन की कमी या ज्यादा बढ़ोतरी नहीं होगी, क्योंकि आपके सारे सारे हेलोजन है, तो हेलोजन में आपके इलेक्ट्रॉन होते बाइटम कोष में वो समान होंगे। इसका मतलब इसकी जो शेप है वो सेम आपकी ClF3 की जैसी शेप है। और ClF3 की शेप क्या होती है सर, इसकी शेप होती है आपकी टी शेप। देखो पेन भी नहीं चकना, ऐसे क्वेश्चन आप ऐसे कर सकते हो। आप बोलोगे सर इसकी शेप क्या आ जाएगी, टी शेप। अब जो बच गई, जो सर बच गई वो आपकी क्या आ जाएगी, वो आपकी BrO3 की आ जाएगी। तो देखो डेकुली शेप यानी आप बोलोगे सर C, इसकी आएगी सर टी शेप, आप बोलोगे सर D, इसकी आप बोलोगे सर चतुष्फलकीय, तो इसकी क्या बच गई सर, B बच गई। तो CDBA, CDBA। देखो मात्र आप 5 सेकंड में इसका आंसर निकाल सकते हो। यदि आपको 3 आकृति पता है तो मात्र 5 सेकंड में आप इसके आंसर निकाल सकते हो। आपको SF4 डेकुली शेप याद रखना है, आपको ClF3 या BrF3 एक ही बात है, इनकी क्या शेप, या IF3 भी बोल सकते हैं, वो भी आपकी सेम है, टी शेप आएगी। इसके अलावा NH4+ की क्या आएगी, चतुष्फलकीय। आगे देखो, निम्न में से किसमें आयनिक गुण का प्रतिशत सबसे कम है, सबसे कम है। अब देखो आयनिक गुण का पूछा है तो आपको लगाना है फजान नियम। क्या लगाना है, फजान नियम लगाना है। फजान नियम ये बोलता है कि कोवलेंट कैरेक्टर आपका, जो आपके सहसंयोजक गुण है, कोवलेंट कैरेक्टर आपके जो सहसंयोजक गुण है वो प्रोपोर्शनल होते हैं आवेश और आकार के, दोनों के प्रोपोर्शनल होता है। कब, जब यदि आपका ऋणायन ले लिया जाए, यदि आप नेगेटिव चार्ज में बात कर रहे हो, जिसके ऊपर नेगेटिव चार्ज है उस पे बात कर रहे हो, तो जिसका नेगेटिव चार्ज ज्यादा है उसमें कोवलेंट कैरेक्टर भी ज्यादा होगा, और जिस नेगेटिव चार्ज का आकार ज्यादा है उसका भी कोवलेंट कैरेक्टर ज्यादा होगा। इसके अलावा आवेश अपॉन आकार के भी होता है ये प्रोपोर्शनल, आवेश अपॉन आकार। ये कब देखेंगे सर, ये आवेश अपॉन आकार देखेंगे जब आप बात करोगे पॉजिटिव चार्ज की, जब बात करोगे पॉजिटिव चार्ज की। यदि आपका पॉजिटिव चार्ज है, इसका मतलब जितने आपका पॉजिटिव चार्ज ज्यादा होगा आपका कोवलेंट कैरेक्टर उतने ज्यादा होगा। आकार की बात करोगे, यदि आपका धनायन का आकार ज्यादा होगा तो आप बोलोगे कोवलेंट कैरेक्टर कम होगा।
ऋण आयन के केस में क्या होगा, नेगेटिव चार्ज के केस में यदि आप चार्ज बढ़ाओगे या फिर आवेश बढ़ाओगे, दोनों बढ़ाओगे तो आपका कोवलेंट कैरेक्टर बढ़ता जाता है। लेकिन यदि आपका पॉजिटिव चार्ज के केस में देखोगे, आवेश बढ़ाने पे कोवलेंट कैरेक्टर बढ़ेगा, लेकिन आकार बढ़ाने पे आपका कोवलेंट कैरेक्टर कम होगा। ठीक है, मेरे हिसाब से ये चीजें आपके समझ में आ गई। अब देखो आप इसमें क्या करोगे, सर हम यहाँ पे देखेंगे H+ है, सभी में H+ है, तो हमें यहाँ पे नेगेटिव चार्ज के बीच में कंपेरिजन करना है। किस में कंपेरिजन करना है, आप बोलोगे सर हमें नेगेटिव चार्ज में कंपेरिजन करना है। अब नेगेटिव चार्ज में देखोगे तो F-, Cl-, Br- और I-, इन चार में कंपैरिजन करना है। इन चार में कंपैरिजन करना है। नीचे जाओगे आप बोलोगे सर साइज बढ़ेगा, और मुझे पता है कि यदि आपका नेगेटिव चार्ज का आकार बढ़ेगा तो आप बोलोगे सर कोवलेंट कैरेक्टर भी बढ़ेगा, और कोवलेंट कैरेक्टर बढ़ेगा तो आप बोलोगे सर आयनिक कैरेक्टर कम होगा, क्योंकि कोवलेंट कैरेक्टर इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू आयनिक कैरेक्टर। यदि आपका कोवलेंट कैरेक्टर ज्यादा है तो उस कंपाउंड में आयनिक कैरेक्टर कम होगा। हमें पूछा आयनिक कैरेक्टर का सबसे कम प्रतिशत किसमें, इसके मतलब जिसमें सबसे ज्यादा कोवलेंट कैरेक्टर होगा उसमें आयनिक कैरेक्टर सबसे कम होगा, और सबसे ज्यादा कोवलेंट कैरेक्टर किसमें है सर, I- में। I- में कोवलेंट कैरेक्टर सबसे ज्यादा है, इसका मतलब उसमें आयनिक कैरेक्टर सबसे कम है। तो ये बोल रहे हैं आयनिक गुण सबसे कम किसमें है, तो आप बोलोगे सर सबसे कम किसमें है, HI में। किसमें है, आप बोलोगे सर HI में। आगे देखो भाई, सबसे अधिक उपसहसंयोजक गुण प्रदर्शित करने वाला सिल्वर एडाइड। अभी मैंने आपको बता दिया, सेम वही चीज देखनी है आपको। ये बोल रहा है इस बार आपको कोवलेंट कैरेक्टर देखना है, और आप देखोगे सर यहाँ पे सब में आपको प्लस वाला जो है वो समान है, तो यहाँ पे क्या आएगा सर, नेगेटिव वाले में कंपैरिजन करना है। और मुझे ये पता है कोवलेंट कैरेक्टर इज प्रोपोर्शनल टू नेगेटिव की यदि आप बात करोगे तो आवेश कोमा आकार के प्रोपोर्शनल होता है। कब, जब नेगेटिव चार्ज की बात करो, जब आप बात कर रहे हो नेगेटिव चार्ज की तो आवेश और आकार के प्रोपोर्शनल होता है। ठीक है, अब देखो F-, Cl-, Br-, I- में आप देखोगे तो सर F-, फिर नीचे आता Cl, फिर नीचे आता Br, फिर नीचे आता I, ऊपर से नीचे जाओगे आकार बढ़ेगा, आकार बढ़ेगा। आवेश तो सभी में सेम है, -1, -1, -1, -1, तो आवेश में कोई परिवर्तन नहीं हो रहा, लेकिन आपका आकार क्या है, बढ़ रहा है। आकार बढ़ रहा है तो आप बोलोगे सर कोवलेंट कैरेक्टर भी बढ़ रहा है। इसका मतलब सबसे ज्यादा कोवलेंट कैरेक्टर किसका होगा, आप बोलोगे I- वाले का सबसे ज्यादा होगा। ये लो भाई, आगे देखो XCO2F2 की ज्यामिति। अब इतने क्वेश्चन करवा दिए, अब मेरे हिसाब से अब आप क्या ही करोगे, इसके बाद तुरंत आपका आंसर सही हो जाएगा। XC के बाइतम कोष में 8 इलेक्ट्रॉन, इसके 8 इलेक्ट्रॉन होते हैं। एक ऑक्सीजन डबल बॉन्ड बनाते हैं, दो ऑक्सीजन आपके 4 बॉन्ड बनाएंगे, और एक फ्लोरीन अकेला सिंगल बनाता है, दो फ्लोरीन आपके 2 ये बना देंगे। 4 + 2 टोटल 6 बॉन्ड बन गए। तो पीछे कितने बच गए, 8 में से 6 चले गए, तो आप बोलोगे सर 2 बच गए। 2 का मतलब एक आपका क्या बच गया, लोन पेयर बच गया। अब बॉन्ड पेयर कितने हैं सर, सिग्मा बॉन्ड 2 यहां से आएंगे, 2 यहां से आएंगे, आप बोलोगे टोटल आपके 4 यहां से सिग्मा बॉन्ड आ जाएंगे। सिग्मा बॉन्ड बोल दो या बॉन्ड पेयर बोल दो, टोटल कितना आ गया 5। 5 के लिए क्या आएगा सर, आप बोलोगे sp3d। और हमें क्या पूछा हुआ है इस बार, पूछा हुआ ज्यामिति, हमें आकृति नहीं पूछी हुई, हमें पूछी हुई ज्यामिति। और ज्यामिति मुझे पता है sp3d संकरण की ज्यामिति होती है TBP। क्या होती है, TBP, त्रिकोणीय द्विपिरामिडीय ज्यामिति। क्या आएगी, त्रिकोणीय द्विपिरामिडीय आएगी। आगे देखो N2O2F2 में मौजूद अबंधी इलेक्ट्रॉन की संख्या है, इंपॉर्टेंट है भाई। एंटी बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन की संख्या पूछी हुई है। कितने टाइम हो गया अपने को क्लास लेते हुए, अपने को हो गया 1 घंटा में, 1 घंटा हो गया ऑलमोस्ट, अपने लगभग अपने 30 क्वेश्चन कर चुके हैं भाई। 1 सेकंड के लिए रुको भाई। इनमें से ये पूछ रहे N2O2F2 में आपको एंटी बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन की संख्या पूछी हुई है। देखो N2 में कितने होते हैं सर, N2 के बाइतम कोष में 14 इलेक्ट्रॉन होते हैं, O2 के बाइतम कोष में 16 होते हैं, और F2 के बाइतम कोष में 18 होते हैं। और मुझे ये पता है 14 या 14 से कम इलेक्ट्रॉन के लिए क्या आएगा सर, पाई पहले आता है। तो इसमें आप जो संकरण भरोगे, आपका जो एनर्जी भरोगे, कैसे भरोगे सर, सिग्मा 1s, सिग्मा स्टार 1s, सिग्मा 1s, सिग्मा स्टार 1s, सिग्मा 2s, सिग्मा स्टार 2s, फिर आप बोलोगे सर पहले पाई आएगा, पाई 2px बराबर पाई 2py आएगा। इसको मैं ऐसे लिख देता हूँ यहाँ पे। उसके बाद में क्या आएगा, पाई 2py आएगा। उसके बाद सर आप बोलोगे सिग्मा 2pz आएगा, उसके बाद पाई स्टार आएगा,
2px आएगा बराबर पाई स्टार 2py आएगा, और फिर आपका क्या आएगा सिग्मा स्टार 2pz आएगा। ये तो आ गया आपका 14 से 14 या 14 से कम इलेक्ट्रॉन के लिए यानी N2 के लिए आएगा। इसके अलावा O2 और F2 के लिए आप कैसे करोगे सर, इसके लिए आएगा सिग्मा 1s सिग्मा स्टार 1s सिग्मा 2s सिग्मा स्टार 2s, फिर आपका पहले आएगा सिग्मा 2pz, फिर आएगा आपका पाई 2px बराबर आएगा आपका पाई 2py, और फिर आपका आ जाएगा पाई स्टार 2px, फिर आ जाएगा पाई स्टार 2py, और फिर लास्ट में आ जाएगा सिग्मा स्टार 2pz। ठीक है, ये आपका आ जाएगा। अब आपको कितने इलेक्ट्रॉन बनने हैं सर, इसमें 14 इलेक्ट्रॉन बनने हैं, तो कैसे भरोगे 2 4 6 8 10 12 और 2 14 ऐसे भरोगे। इसमें आपको क्या करना है सर, O2 भरना है। सबसे पहले मैं O2 का भर देता हूं, तो सबसे पहले अपन O2 भरते हैं। O2 में कैसे भरेंगे सर, 2 4 6 8 10 12 14 15 और 16। फिर अपने भरते हैं F2 में, F2 में 18 भरेंगे सर, 2 4 6 8 10 12 14 16 और 18 इस प्रकार से भरा जाएगा। अब आपको पूछा हुआ है एंटी बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन, सर यहां तक तो आपका कुछ नहीं है, न्यूट्रल हो जाएगा, यहां तक आपका कुछ नहीं है, न्यूट्रल हो जाएगा। तो आप बोलोगे सर यहाँ एंटी बॉन्डिंग में कोई इलेक्ट्रॉन नहीं है, तो N2 के केस में एंटी बॉन्डिंग में इलेक्ट्रॉन 0 आ जाएगा। फिर O2 में देखो सर यहाँ प्लस है या माइनस है, यानी ये बॉन्डिंग है, ये एंटी बॉन्डिंग कैंसिल आउट, बॉन्डिंग एंटी बॉन्डिंग कैंसिल आउट। यहाँ आप देखोगे तो सर यहाँ पे आपको कितने इलेक्ट्रॉन दिखेंगे, एक और एक 2 इलेक्ट्रॉन दिखेंगे, तो ये O2 में आपको 2 इलेक्ट्रॉन दिखेंगे। F2 में देखोगे सर मुझे यहां से कोई मतलब नहीं है, मुझे इन 2 इलेक्ट्रॉन से मतलब है। बाह्यतम कोश में आपको एंटी बॉन्डिंग देखना है, बाह्यतम कोश में एंटी बॉन्डिंग से 2 और 2 4 इलेक्ट्रॉन है, इसका मतलब 0 2 4 आंसर आ जाएगा। 0 2 4 बहुत अच्छा क्वेश्चन है भाई, बहुत अच्छा क्वेश्चन है। बाह्यतम कोश में एंटी बॉन्डिंग में इलेक्ट्रॉन की संख्या देखनी है, तो आप कैसे देखोगे 0 2 और 4 इसका सही आंसर आ जाएगा। आगे देखो आणविक कक्षों में निम्नलिखित में से कौन सी इलेक्ट्रॉनिक व्यवस्था गलत प्रदर्शित की हुई है, ये भी आप इंपॉर्टेंट लगा लेना, अच्छा क्वेश्चन है, ऐसे क्वेश्चन एग्जाम में आते हैं। ठीक है, आपको ये पता होना चाहिए सर के इसका मतलब होता है सिग्मा 1s2 सिग्मा 1s2 सिग्मा स्टार 1s2, इस जोड़े को क्या बोलते हैं, इसको बोलते हैं के। और एल इस जोड़े को क्या बोलते हैं सर, इसको बोलते हैं सिग्मा 2s2 सिग्मा स्टार 2s2। ठीक है, के वो सिग्मा 1s2 सिग्मा स्टार 1s2, एल को क्या बोलते हैं सिग्मा 2s2 सिग्मा स्टार 2s2। तो इसको आपको इसके हिसाब से आपको बढ़ना है। देखो C2 में आपको कितने इलेक्ट्रॉन बढ़ने हैं सर, 12 इलेक्ट्रॉन बढ़ने। 12 के लिए पहले क्या आएगा, पाई 2px पहले आएगा। देखो 2 4 6 8 10 और 12, बिल्कुल सही बात है, 12 इलेक्ट्रॉन बढ़ना है, और हमेशा सिग्मा 2pz की बजाय पाई 2px पहले आएगा, बिल्कुल आपका पाई 2px और पाई 2py पहले दिया हुआ है। O2 में कितने इलेक्ट्रॉन बढ़ने हैं सर, 16 इलेक्ट्रॉन बढ़ने हैं। यहाँ पे क्या आएगा सर, यहाँ पे सिग्मा 2pz पहले आएगा। देखो 2 4 6 8, ये देखो सिग्मा 2pz, ये स्टार नहीं है, ये गलती से लगा हुआ है, 2 पहले लग गया, यानी सिग्मा 2pz पहले आ गया। 2 4 6 8 10 12 14 15 और 16, बिल्कुल सही बात है, ये भी आपका आंसर सही है। आगे देखो Be2 हाइड्रोजन हीलियम लिथियम बेरिलियम, बेरिलियम के बाह्यतम कोश में 4, 2 बेरिलियम है तो बाह्यतम कोश में 8 इलेक्ट्रॉन है, तो कैसे भरोगे 2 4 6 और 8, बिल्कुल ये भी आपका सही आंसर है। आगे देखो Na2 में क्या होता है सर, सोडियम कितने पे आता है सर, सोडियम 11 पे आता है, 11 और 2 सोडियम है, तो आपको टोटल 22 इलेक्ट्रॉन बनने हैं। इसमें कितने भरे 2 4 6 8 1 9 इलेक्ट्रॉन भरे हैं, इसका मतलब ये आपका सही नहीं है, ये आपका सही नहीं है। द्विध्रुव आघूर्ण का सही क्रम है, ये भी आप इंपॉर्टेंट लगा लो, ऐसे क्वेश्चन भी एग्जाम में खूब बार आते हैं। इसके बाद में मेरे हिसाब से आपको कोई कंप्लीट टेंशन लेने की जरूरत ही नहीं है। द्विध्रुव आघूर्ण से संबंधित जितने भी क्वेश्चन है वो आपके सही हो चुके हैं। द्विध्रुव आघूर्ण में आपको क्या करना है, एक तो आपको sp संकरण है, यदि दोनों एटम समान है तो म्यू 0 है। दूसरी बात आप देखोगे सेंट्रल एटम पे कोई लोन पेयर नहीं है और सभी एटम समान है, सभी एटम समान है, तो आप बोलोगे सर उसके लिए म्यू की वैल्यू क्या आ जाएगी, 0 आ जाएगी। ये 2 वैल्यू आपको हमेशा के लिए ध्यान में रखनी है। देखो आपको चेक करना है BF3 में आप देखोगे सर बाह्यतम कोश में 3 इलेक्ट्रॉन होते हैं, तीनों के तीनों आप बॉन्ड बना रहे हैं, कोई आपका इसमें कोई आपका लोन पेयर नहीं है। आप बोलोगे सर इसमें कोई लोन पेयर नहीं है, कोई लोन पेयर नहीं है, लोन पेयर की संख्या 0। जब लोन पेयर की संख्या 0 और आप देखोगे सारे के सारे आपको F एटम जुड़े हुए हैं, आप बोलोगे सर बोरोन के साथ में सारे के सारे फ्लोरीन एटम जुड़े हुए हैं। यदि आपके सारे एटम समान हो और सेंट्रल एटम में कोई लोन पेयर नहीं हो, तो आप बोलोगे सर इसके लिए म्यू की वैल्यू 0 आ जाएगी। ये लो, इसके लिए म्यू की वैल्यू 0 आ जाए। तो BF3 के लिए म्यू की वैल्यू 0 क्यों आई, मेरे हिसाब से आपको पता चल गया। सबसे पहले संकरण चेक करो, इसका संकरण आपका क्या आएगा सर, इसका संकरण आएगा आपका sp2। ठीक है, संकरण आपने चेक किया सर sp2 आया। उसके बाद आपने चेक किया लोन पेयर, सर इस पे कोई लोन पेयर नहीं है।
सर लोन पेयर नहीं है, फिर चेक करो आप, यदि सारे एटम समान है क्या, आप बोलोगे सर यहाँ 3 के 3 फ्लोरीन समान है, तो उसका म्यू क्या आ जाएगा, आप बोलोगे सर 0 आ जाएगा। अब अपने को चेक करना है NH3 और NF3 में। सर मुझे पता है इनके संकरण क्या आएगा, sp3 आएगा, sp3 आएगा, तो इसकी आकृति लिखा करो। NH3 की आपकी कुछ इस टाइप की आकृति आएगी ऐसे, ठीक है, और NF3 की कैसी आएगी, सर NF3 की आपकी कुछ इस टाइप की आएगी। अब मुझे ये पता है सर, जो लोन पेयर है, डाइपोल मोमेंट की दिशा लोन पेयर अपनी तरफ रखता है, डाइपोल मोमेंट की दिशा लोन पेयर अपनी तरफ रखता है। अब देखो नाइट्रोजन और हाइड्रोजन में इलेक्ट्रोनेगेटिविटी किसकी ज्यादा, सर नाइट्रोजन की। तो ये क्या करेगा, इस बॉन्ड की जो डाइपोल मोमेंट होगा वो हमेशा किसकी तरफ शिफ्ट हो गया, ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिविटी वाले एटम की तरफ, यानी नाइट्रोजन की तरफ शिफ्ट हो जाएगा। ये लो भाई, नाइट्रोजन की तरफ शिफ्ट हो जाएगा। इसका मतलब तीनों यहां ऊपर जा रहा है, सॉरी 3 यहां से ऊपर जा रहे हैं, ये लो 1 ये जा रहा है, ओवरऑल आपका सारा सारा क्या है, ऊपर जा रहा है। यहां देखोगे आप तो सर नाइट्रोजन और लोन पेयर की दिशा क्या आएगी, डाइपोल मोमेंट की ऊपर की तरफ आएगी। नाइट्रोजन और फ्लोरीन में से इलेक्ट्रोनेगेटिविटी किसकी ज्यादा है, आप बोलोगे सर फ्लोरीन की ज्यादा है। तो यहां जो दिशा आएगी वो किसकी तरफ आएगी, आप बोलोगे सर फ्लोरीन की तरफ आएगी। यहां जो दिशा है आप बोलोगे सर फ्लोरीन की तरफ आएगी, यहां आप बोलोगे सर फ्लोरीन की तरफ आएगी। यानी 3 दिशा आपकी फ्लोरीन के नीचे जा रही है, 1 आपकी ऊपर जा रही है। आप बोलोगे सर 1 तो ऊपर जा रही है, 3 आपकी नीचे जा रही है, और आपकी थोड़ी सी क्या जाएगी, नीचे जाएगी। एक तो देखो आपका डाइपोल मोमेंट इतना है, एक आप बोलोगे सर डाइपोल मोमेंट आपका इतना है, तो किसका ज्यादा होगा, आप बोलोगे सर NH3 का ज्यादा होगा। तो सबसे ज्यादा डाइपोल मोमेंट सर NH3 का, फिर आपका सर, फिर आपका NF3 का, फिर उसके बाद में सर, उसके बाद में आपका BF3 का आएगा। ऐसा कोई ऑप्शन है क्या सर, ऐसा कोई ऑप्शन है क्या, बिल्कुल सर सी ऑप्शन आपका करेक्ट आंसर है, सी ऑप्शन आपका करेक्ट आंसर है। विषमांग अभिक्रिया, ये आपका केमिकल इक्विलिब्रियम है। देखो केमिकल इक्विलिब्रियम कि कोई भी क्वेश्चन मैं नहीं कराऊंगा, क्योंकि इसके जितने भी PYQ से संबंधित जितने भी टाइप के क्वेश्चन थे वो PYQ में मैंने कंप्लीट करवा दिए। PYQ आप इस वीडियो में, आपके डिस्क्रिप्शन में जाओगे इस वीडियो के, तो वहां पे मैं आपको लिंक दे दूंगा PYQs के, आप केमिकल इक्विलिब्रियम के PYQ वहां से देख लेना, एक एक क्वेश्चन आपको वहां पे मिल जाएंगे। केमिकल इक्विलिब्रियम के कोई क्वेश्चन अपने यहाँ पे नहीं करवाएंगे, क्योंकि इसके PYQ मैंने पूरा चैप्टर आपको बहुत अच्छे से समझाया है। तो आप वहां के जाके PYQ देख सकते हो। आप PYQ देखोगे तो पूरा आपको केमिकल इक्विलिब्रियम से एक क्वेश्चन आएगा, एक का एक क्वेश्चन आपका कंफर्म सही हो जाएगा। ठीक है, तो आगे देखो भाई, अब अपने बात करेंगे सीधा, हाँ केमिकल इक्विलिब्रियम में एक आता है ला सातेलिए का नियम, ला सातेलिए, और ये ऐसा है कि इसे, ये इतना शैतान है कि माई का लाला आज तक कोई नहीं समझा पाया। यह हर बार क्या करते हैं स्टूडेंट, जाके एग्जाम में भूल जाते हैं कि क्या है ये डेल्टा एच डेल्टा पी, कब नेगेटिव कब पॉजिटिव, कब प्रेशर बढ़ाना है, कब प्रेशर को कम करना है, कब वॉल्यूम बढ़ाना है, कब वॉल्यूम को कम करना है, कुछ नहीं समझ में आ रहा सर, दिमाग हमारा खराब हो गया। तो इसको यदि समझना है तो सुभाष सर की 5 मिनट की वीडियो देख लेना, आपके ये इससे लास्ट 43 कोई भी क्वेश्चन आएगा, गारंटी में कह सकता हूं एक भी सिंगल क्वेश्चन आपका गलत नहीं होगा। ये इतना यदि इजी तरीके से कोई समझा सकता है तो आपको I18 समझा सकता है, क्योंकि लंबी तपस्या है इसमें। कौन सी तपस्या, लंबी तपस्या है, बहुत लंबा वक्त दिया है, तब जाके हम इस कैपेबल हुए इसके कि हम आपको हर एक चैप्टर बहुत इजी तरीके से समझा सकते हैं। चाहे आपका कोई सा भी एग्जाम का क्वेश्चन कर लेना, IIT नीट, फर्स्ट ग्रेड, सेकंड ग्रेड, असिस्टेंट प्रोफेसर, लैब असिस्टेंट, और भी राजस्थान की तमाम भर्तियों के क्वेश्चन कर लेना, आप चुटकियों में सोल्व कर लोगे। उसकी वजह यह है कि हमने जितना त्याग किया है वो बहुत लंबा त्याग है, बहुत लंबी परिश्रम है, तब जाके आपको ये हम दावे से कह सकते हैं कि हमारा द्वारा जो पढ़ाया हुआ कंटेंट है उसमें से कोई भी एग्जाम में आपका क्वेश्चन बाहर नहीं जाएगा। ठीक है, अब अपने बात करेंगे आगे। देखो थोड़ा सा डर लग रहा है आपको, मन में ऐसे आ रहा है कि सर क्या होगा, अरे हमारा सिलेक्शन क्यों नहीं होगा, हमें तो कुछ आ ही नहीं रहा, मेरी तो सर BP लो हो रही है, कोई बोलेगा सर मेरी BP हाई हो रही है, होती है, और स्पेशली लड़कियों की तो BP हाई लो ज्यादा हो रही है, क्योंकि लड़कियां सिंसियर होती है, लड़कियां बहुत अच्छे से पढ़ती है। और आजकल जो रैंक आप उठाओगे तो टॉप 10 में आपको 5 लड़कियां, 6 लड़कियां दिखती है, यानी लड़कों से भी ज्यादा पढ़ रही है लड़कियां। पहले लड़के 10 में से आपके यदि आप देखोगे तो 8 से 9 लड़के सिलेक्ट होते थे, 1 या 2 लड़की सिलेक्ट होती थी। लेकिन अब यदि आप उठाओगे तो 10 में से आपको क्या दिखेगी, 5 या 6 लड़कियां दिखेगी, 3 या 4 लड़के दिखेंगे। इसका मतलब क्या है, लड़कियां बहुत अच्छी से मेहनत कर रही है, बहुत आगे जा रही है। तो उनकी जो मेहनत करेगी ऑब्वियस सी बात है वो आपके लास्ट के टाइम पे टेंशन में भी रहेगी,
उनको ऐसा भी लगेगा सर मुझे कुछ नहीं आ रहा, मेरी बीपी लो हो रही है, ऐसी शिकायतें मेरे पास आती है, लेकिन उन शिकायतों से आपको डरना नहीं है, घबराना नहीं है, हिम्मत रखनी है, जोश रखना है, जुनून रखना है, और ये रखना है कि मेरे से नहीं होगा तो किसी से नहीं होगा, क्योंकि आपको इतना अच्छा कंटेंट सुभाष सर करवा रहे हैं, डेफिनेटली आपसे एक एक क्वेश्चन सही होगा। अब अपने बात करेंगे आयनिक इक्विलिब्रियम से। अब अपने क्या पढ़ेंगे, आयनिक इक्विलिब्रियम के क्वेश्चन करेंगे भाई। तो हमने क्या क्या कर लिया सर, हमने केमिकल बॉन्डिंग के सारे क्वेश्चन कर लिए। केमिकल बॉन्डिंग से कोई भी आपका क्वेश्चन आएगा तो गलत नहीं होगा, ठीक है। केमिकल बॉन्डिंग के जितने भी क्वेश्चन बन सकते थे वो हमने किए। उससे पहले हमने क्या किया था, एक बार देखते हैं कितने क्वेश्चन हो गए अपने। केमिकल बॉन्डिंग से कर लिए जितने भी संभावित क्वेश्चन थे। उससे पहले पी ब्लॉक से जितने भी संभावित क्वेश्चन थे। इसके अलावा एक आपने अलग से दिया हुआ एमओटी, तो हमने एमओटी डायग्राम भी कर लिया। पी ब्लॉक, एमओटी और केमिकल बॉन्डिंग हमने सब कुछ कर लिया, ठीक है। अब अपन पढ़ेंगे आयनिक इक्विलिब्रियम। अब ये क्या बोल रहे हैं, एसिटिक अम्ल, हाइपोक्लोरस अम्ल, फॉर्मिक अम्ल के Ka का मान दिया हुआ है और पीएच का सही क्रम पूछा हुआ है। पीएच का सही क्रम पूछा है। मुझे पता है सर यदि किसी की एसिडिटी ज्यादा है, यदि किसी की आपका, आप बोलोगे सर यदि आपकी अम्लता ज्यादा है, अम्लता ज्यादा, इसका क्या मीनिंग होता है, बार बार हम बोलते हैं सर एसिडिटी बढ़ गई, इसका मतलब होता है Ka ज्यादा होगा। यदि आपकी अम्लता ज्यादा है, यदि आप बोलोगे सर इसकी अम्लता ज्यादा है, आप बोलोगे सर उसकी Ka ज्यादा है और पीएच कम है, उसकी पीएच क्या है, कम है। यदि किसी की पीएच कम हो रही है उसके मतलब उसकी Ka बढ़ रहा है, Ka बढ़ रहा है, इसके मतलब उसकी अम्लता बढ़ रहा है। इसका मतलब Ka बढ़ाओगे आप तो आप बोलोगे सर अम्लता बढ़ेगी। आपको क्या दिया हुआ है सर, मुझे Ka दिया हुआ है, 3 एसिड है, तीनों एसिड के मुझे Ka दिया हुआ है, मुझे Ka दिया हुआ और पीएच का सही क्रम पूछा हुआ है। मुझे पता है कि सर पीएच क्या होगा, इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू Ka होगा। क्या आपको Pk दिया हुआ है क्या, नहीं सर, सिर्फ Ka दिया हुआ है। आपको ध्यान में रखना है जो Ka है और जो पीएच है उसके बीच में इनवर्सली प्रोपोर्शनल का संबंध होता है, और पीएच और पीके प्रोपोर्शनल होगा भाई, पीएच और पीके आपका प्रोपोर्शनल होगा। हमें के पूछा हुआ है तो जिसका ज्यादा के होगा उसकी पीएच सबसे कम होगी। हमें पीएच का ऑर्डर दिया हुआ है, इसका मतलब जिसका के सबसे कम होगा उसकी पीएच सबसे ज्यादा होगी। अब के सबसे कम किसका है सर, ये देखो 10 की पावर -8 है, 10 की पावर -4 है, 10 की पावर -5 है, यानी जिसकी पावर माइनस में सबसे ज्यादा, इसका मतलब उसकी वैल्यू सबसे कम, इसकी वैल्यू सबसे कम है, ये 2 नंबर पे है। यानी हाइपोक्लोरस अम्ल, जो हाइपोक्लोरस अम्ल है इसकी क्या है, के सबसे कम है, इसका मतलब इसकी पीएच सबसे ज्यादा होगी, तो हाइपोक्लोरस अम्ल सबसे पहले आना चाहिए। उसके बाद में इन दोनों में आप कंपैरिजन करके देखोगे तो ये सर 10 की पावर -5 है, ये 10 की पावर -4 है। आप बोलोगे सर इसका के उसके बाद में कम है, तो इसकी मतलब इसकी पीएच क्या होगी, ज्यादा होगी। तो ये कौन सा है सर, 1 नंबर पे आएगा। यानी उसके बाद एसिटिक अम्ल आएगा, उसके बाद फॉर्मिक अम्ल आएगा। आपका आंसर क्या आ जाएगा, बी ऑप्शन आ जाएगा। आपका आंसर क्या आ जाएगा, बी ऑप्शन आ जाएगा। ऐसे क्वेश्चन सोल्व करना है, ये ऐसे क्वेश्चन आते हैं भी एग्जाम में, ऐसे नहीं है कि हम कुछ भी छाप दिया है, ये सारे एग्जाम में क्वेश्चन आते हैं ऐसे कैसे। आपको एक एक क्वेश्चन समझना है अच्छे से। आगे देखो, किसी ताप पर mx mx2 mx3 इनके लिए विलेयता गुणनफल दे रखा है, यानी KSP का मान दे रखा है, और आपको घुलनशीलता पूछी हुई क्या है, निकाल देंगे। हाँ सर, क्यों नहीं निकालेंगे, मुझे पता है सर KSP बराबर क्या होता है, x की पावर में x, अरे y की पावर में y, अरे s की पावर में x प्लस y। क्या ये फॉर्मूला याद है क्या, अरे ऐसे क्वेश्चन आते हैं एग्जाम में, डायरेक्ट आया हुआ है। आप यदि स्मार्ट बनोगे कि मुझे नहीं याद करना, तो कहीं ना कहीं आप एग्जाम में फंस जाओगे। x की पावर में x, y की पावर में y, s की पावर में x प्लस y। अरे होता किसके लिए सर ये KSP, तो आप बोलोगे सर ax by का फॉर्मूला होता है, किसका, ax by का फॉर्मूला होता है, ठीक है। अब देखो mx mx2 mx3 चेक करना है। देखो यहां आप इसको कंपैरिजन करोगे इसके साथ में, इसके साथ में आप कंपैरिजन करोगे तो आप बोलोगे सर m1 है x1 है, यानी आपका x बराबर क्या आएगा, 1 आएगा, y बराबर भी 1 आएगा। आप इसमें पुट करोगे तो आपका KSP क्या आ जाएगा, s² आ जाएगा। जब आप इसको पुट करोगे, ये mx के लिए, फिर आप mx2 के लिए करोगे, x बराबर 1 करोगे, y बराबर 2 करोगे, तो आपका KSP का फॉर्मूला यहां से निकलेगा 4s³। और फिर आप mx3 को पुट करोगे, x बराबर 1, y बराबर 3, तो आप KSP का फॉर्मूला निकलेगा 27s की पावर में 4। ये लो भाई, ठीक है। अब आपको क्या करना है, यहां से KSP आपको दिया हुआ है अलग अलग, आपको s निकालना है। तो mx के लिए आपको KSP कितना दिया हुआ है सर, दिया हुआ है 4 × 10 की पावर -8। ये किसके बराबर है सर, s² के बराबर है। तो आप बोलोगे सर s की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 2 × 10 की पावर -4,
ठीक है। आगे देखो MX2 के लिए KSP कितना दिया हुआ है सर 32 इंटू 10 की पावर माइनस 15 दिया हुआ है। तो ये किसके बराबर होगा सर, ये दिया हुआ 32 इंटू 10 की पावर माइनस 15, ये बराबर होगा 4s³ के। सर ये कटेगा आपका 8 से, s की वैल्यू कितनी आ जाएगी सर, s की वैल्यू आ जाएगी 2 इंटू 10 की पावर माइनस 5 आ जाएगी। फिर देखो सर MX3 के लिए आपका दिया हुआ है 27 इंटू 10 की पावर माइनस 15, और ये किसके बराबर होगा सर, ये किसके बराबर होगा, ये आपका बराबर होगा 27s की पावर 4 के। 27 से 27 कैंसिल आउट हो जाएगा, आप इसको सोल्व करोगे, अरे भाई बाबा ये आपका 16 आएगा। तो आप देखोगे यहाँ पे 16 आएगा, तो s की वैल्यू आप सोल्व करोगे तो 10 की पावर माइनस 4, ये लोगे। सबसे ज्यादा s किसके लिए आएगा सर, ये देखो 2 इंटू 10 की पावर माइनस 4 है, फिर 2 इंटू 10 की पावर माइनस 5 है, फिर आपके 10 की पावर माइनस 4 है। आप बोलोगे सर जितनी ज्यादा नेगेटिव वैल्यू आपकी बढ़ेगी पावर में तो उसकी वैल्यू कम हो जाएगी, इसका मतलब ये आपके सबसे कम है। और सबसे ज्यादा कौन सी है सर, ये है, क्योंकि ये देखो 10 की पावर माइनस 4, 10 की पावर माइनस 4, लेकिन ये 2 से मल्टीप्लाई होने की वजह से ये ज्यादा है। तो आप बोलोगे MX की वैल्यू सबसे ज्यादा आएगी, फिर MX3 की आएगी, फिर आपकी MX2 की आएगी। MX की सबसे ज्यादा आनी चाहिए, MX3 की फिर आनी चाहिए, फिर MX2 की आनी चाहिए, डी ऑप्शन आपका आएगा। क्या ऐसे क्वेश्चन आते हैं क्या, ऐसे क्वेश्चन आते हैं एग्जाम में। ये आपको मैंने इतने अच्छे से आपको डिटेल में एक्सप्लेन किया है कि अब आप चुटकियों में इसको सही कर सकते हो। अरे चुटकियों में सही कर सकते हो, बिल्कुल कर सकते हो। कैसे करना, आपको सीधा सीधा आपको KSP का फॉर्मूला लगाना है, KSP से अलग अलग आपको दी हुई है, यहाँ से अलग अलग आपको S निकालना है, जिसकी S वैल्यू ज्यादा होगी उसकी घुलनशीलता भी ज्यादा होगी। आगे देखो भी, निम्न में से कौन सा प्रोस्टेट अम्ल और क्षार दोनों की भांति कार्य करता है। बहुत अच्छा क्वेश्चन है भाई, कौन आपको प्रोस्टेट अम्ल की तरह और प्रोस्टेट क्षार की तरह कार्य करता है। प्रोस्टेट अम्ल क्या होता है, प्रोस्टेट एसिड क्या होता है, जो H+ देता है, और प्रोस्टेट बेस क्या होता है, बेस सर जो H+ लेता है। लो भाई सीधी सी कंसेप्ट अपने पास, अपना सीधे साधे आदमी अपने पास कंसेप्ट है सीधे, जो H+ देता है प्रोस्टेट एसिड, जो H+ लेता है ब्रोस्टेड बेस। ठीक है, ब्रोस्टेड एसिड और ब्रोस्टेड बेस क्या कंसेप्ट है। अब ये बोल रहे अम्ल और क्षार दोनों की भांति कार्य करता है, इसका मतलब ऐसा कोई कंपाउंड जो H+ दे भी सकता है और H+ ले भी सकता है, इसका मतलब दोनों की तरह कार्य करेगा। यदि जो कोई ऐसा कंपाउंड जो H+ दे भी सकता है और जो H+ ले भी सकता है, इसका मतलब दोनों ब्रोस्टेड एसिड और ब्रोस्टेड क्षार दोनों की भांति कार्य करेगा। अब कौन से ऐसे कंपाउंड है सर, देखो H2, यदि H+ देगा इसमें H+ की कमी आएगी तो ये OH- बना लेगा। क्या ये कंपाउंड एग्जिस्ट करता है, क्या बिल्कुल करता है। और यदि ये H+ लेगा तो ये कैसा कंपाउंड बनाएगा, H3O+। क्या ये एग्जिस्ट करता है, क्या करता है। इसका मतलब ये क्या है सर, H2 है, ये H+ दे भी सकता है, ये H+ ले भी सकता है, इसका मतलब ये दोनों कार्य करेगा। अरे बाबा कैसा कार्य करेगा, आप बोलोगे सर दोनों कार्य करेगा। आगे देखो HSO4, HSO4-। आप बोलोगे सर ये H+ दे सकता है, क्या बिल्कुल दे सकता है। देगा तो क्या बनेगा SO4-। क्या ये एग्जिस्ट करता है, क्या बिल्कुल करेगा। उसके बाद क्या ये H+ ले सकता है, क्या सर यदि H+ लेगा तो इसमें H+ जोड़ के देखो तो ये बना देगा सर H2SO4। क्या ये संभव है, क्या बिल्कुल सर सल्फ्यूरिक एसिड बन जाएगा। यानी ये दोनों कंपाउंड संभव है, ये H+ देने पे आपका कंपाउंड बनेगा, ये H+ लेने पे कंपाउंड बनेगा, और दोनों के दोनों कंपाउंड आपका क्या है, संभव है। इसका मतलब ये भी क्या कर सकता है आपका, ये भी आपका दोनों की तरह कार्य कर सकता है। आगे देखो भाई H2CO3, अरे बाबा ये H+ देगा तो कैसा बनाएगा सर, HCO3 बना लेगा। क्या ये संभव है, क्या बिल्कुल सर HCO3 आपका बनता है। लेकिन जब ये H+ देगा, सॉरी H+ जब लेगा तो ये क्या बनाएगा, एक एक्स्ट्रा आपका कार्बन आ जाएगा, इस टाइप का कुछ बनाएगा। क्या ऐसा बनता है करी, अरे ऐसा कभी देखा है क्या, मैंने तो कभी नहीं देखा, आपने भी नहीं देखा होगा। इसका मतलब ये नहीं बनता, ये एग्जिस्ट ही नहीं करता। इसका मतलब ये क्या है, ये सिर्फ और सिर्फ आपका ब्रोस्टेड एसिड है, ब्रोस्टेड क्षार नहीं हो सकता। ये सिर्फ और सिर्फ H+ दे सकता है, यानी ये सिर्फ और सिर्फ ब्रोस्टेड एसिड है, आपका ब्रोस्टेड बेस नहीं हो सकता, ब्रोस्टेड बेस नहीं हो सकता। ब्रोस्टेड बेस BB, अरे BB से दुनिया डरती है। इसका मतलब जो H+ लेता है वो BB, जो H+ देता है वो BA पास। ठीक है, आगे देखो SO4-। ये H+ क्या दे सकता है, क्या अरे क्या देगा, इसके पास बेचारा खुद ही भिखारी है, इसके पास H+ ही नहीं है तो कुछ नहीं देगा। हाँ क्या H+ ले सकता है, क्या बिल्कुल सर H+ ले सकता है, HSO4- बना देगा, बिल्कुल ये H+ ले सकता है। जो H+ लेता है वो BB कहलाती है, जो H+ लेता है वो BB कहलाती है। इसका मतलब ये क्या है सर, ब्रोस्टेड बेस होगा। इसका मतलब हमें पूछा हुआ है दोनों, तो ये सब दोनों नहीं होंगे, ये एक एसिड है, ये आपका बेस है, जबकि ये दोनों आपके एसिड और बेस दोनों की तरह कार्य करते हैं, यानी H2O और HSO4, H2O और HSO4 यानी फर्स्ट और सेकंड। इसका आंसर क्या आ जाएगा, ए ऑप्शन आ जाएगा। समझ में आया, कुछ तो समझ में आया होगा। अरे आएगा, यहां से 2 नंबर देके जाएगा,
जब 2 नंबर देख के जाएगा तब समझ में आएगा। बहुत अच्छे से करके जाना है, एक एक क्वेश्चन पे आपको विशेष फोकस होना चाहिए, तभी एग्जाम आप क्रैक कर सकते हो। बातों से एग्जाम क्रैक नहीं होगा, कंसेप्ट सीधे से क्लियर होना चाहिए। कौन सा बफर विलियन बनाएगा? ऐसे क्या है, इतने सारे करवा दियो। इनके लिए आपको क्या करना है, इनके लिए आपको मेरे वीडियो देखना है। जो पहले वाला वीडियो है 50 क्वेश्चन वाला जो वीडियो है, उसमें आपको ये खूब सारे ऐसे क्वेश्चन करवाए। इसके अलावा आयनिक इक्विलिब्रियम के पीवाईक्यू में करवा रखा है। बार बार ऐसे क्वेश्चन नहीं करवाएंगे, टाइम वेस्ट नहीं करेंगे। आयनिक इक्विलिब्रियम का जो पीवाईक्यू है, आप यदि नहीं देख रखा तो इस वीडियो के लिंक में डाल दूंगा, मैं डिस्क्रिप्शन में इसका लिंक डाल दूंगा आयनिक इक्विलिब्रियम वाला का। आप जाके आराम से तसल्ली से चेक करो, तसल्ली से एक एक क्वेश्चन देखो, और देखने के बाद में जब आपका दिल से को शांति मिल जाए, सुकून मिल जाए कि बफर मेरे को आने लग गया, तब आप आगे बढ़ जाना। ठीक है, तो ये क्या करोगे, ऐसे क्वेश्चन आपको वहां पे चेक करने हैं। आगे देखो, ओस्टवाल का डाइल्यूशन लो, बहुत अच्छा क्वेश्चन भी, किस पे लागू नहीं होता। जब मैंने आपको ओस्टवाल पढ़ाया तो मैंने एक बात बताया था कि ये वीक एसिड और वीक बेसों के लिए होता है, वीक इलेक्ट्रोलाइट के लिए क्या होता है। मैंने एक लाइन लिखवाई आपको, वीक इलेक्ट्रोलाइट के लिए कौन सा नियम लगता है, तो आप बोलोगे सर ओस्टवाल्ड का लगता है। और ये हमने बोला था, ओस्टवाल्ड में क्या बोला था कि ओस्टवाल्ड ये बोलते हैं कि जब वीक इलेक्ट्रोलाइट में आप अनंत तनुता तक इसको डाइल्यूशन करते हो, अनंत तनुता तक यदि आप वीक जो आपके इलेक्ट्रोलाइट है उसका यदि आप डाइल्यूशन करोगे तो ये स्ट्रॉन्ग एसिड की तरह बिहेव करने लग जाएगा। तो इसको अपने कौन सा बोलते हैं, ओस्टवाल्ड का तनुता नियम बोलते हैं। इसका मतलब ये किस पे लागू नहीं होगा, जो स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट है उस पे लागू नहीं होगा। सर H2CO3 क्या होता है, वीक एसिड होता है। CH3COH क्या होता है, वीक एसिड होता है। सर NH3 क्या होता है, अमोनिया आपका वीक बेस होता है। KCl क्या है सर, KCl आपका किससे मिलकर बना होता है, सर ये KOH प्लस HCl से मिलकर बना होता है। यानी ये आपका वीक KOH क्या है सर, KOH आपका स्ट्रॉन्ग एसिड है, स्ट्रॉन्ग बेस है, और HCl आपका क्या है, स्ट्रॉन्ग एसिड है। यानी स्ट्रॉन्ग बेस और स्ट्रॉन्ग एसिड से मिलकर बना हुआ है, सॉल्ट है। इसका मतलब ये क्या है सर, स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट है। तो इस पे आपका क्या नहीं लागू होगा, ओस्टवाल्ड का नियम लागू नहीं होगा। ठीक है, आगे देखो। अब इसमें क्या ही बताऊं, कुछ बताना थोड़ी ना। आयनिक इक्विलिब्रियम का पीवाईक्यू देखो और ऐसे क्वेश्चन सोल्व करो। सीधा सीधा अल्फा बराबर क्या होता है, रूट के अंदर KA/C, KA का मान दिया हुआ है, C का मान दिया हुआ है। आपको अल्फा आ जाएगा, पीएच H प्लस निकालो, H प्लस के फॉर्मूला C अल्फा होता है। पीएच का यहाँ से H प्लस आ जाएगी, पीएच का फॉर्मूला पुट करो, लॉग ऑफ H प्लस होगा, यहाँ से आपका पीएच आ जाएगा। 3 स्टेप में क्वेश्चन होता है। जब आपका वीक है, चाहे वीक एसिड हो चाहे वीक बेस हो, तो सिंपल फॉर्मूला लगता है अल्फा बराबर रूट के अंदर KA/C। यदि एसिड है तो KA/C आ जाएगा, यदि बेस है तो KB/C आ जाएगा। फिर आपका यदि बेस है तो OH माइनस आता, यहाँ यदि आपका एसिड है तो H प्लस आएगा, H प्लस बराबर C अल्फा आएगा, पीएच बराबर क्या आएगा, माइनस लॉग ऑफ H प्लस आएगा। यदि आपको नहीं समझ में आए तो पीवाईक्यू दे दो, और फिर भी नहीं समझ में आए तो आप एग्जाम दे के आ जाना सितंबर वाला, फिर सुभाष सर से एक बार पढ़ लेना। दुनिया में फिर ऐसा नाम ही नहीं आएगा कि मैं कर नहीं सकता, ऐसा ये खत्म, ये आपकी हिस्ट्री खत्म हो जाएगी कि मैं कर नहीं सकता। आप हर एक चीज कर सकते हो, सिर्फ आपको अच्छा पढ़ाने वाला टीचर चाहिए। ये आपका क्वेश्चन है, अमोनियम एसीटेट है, क्या बताएंगे इसको, आयनिक इक्विलिब्रियम का पीवाईक्यू करेगा, सब कुछ वहां पे करवा रखा है। PF3 के अमल तक व्याख्या निम्न में से किस संकल्पना के आधार पर नहीं की जाती है। आप बोलोगे सर BF3, मुझे पता है सर, मुझे पता है। यदि ब्रोस्टेड है, ब्रोस्टेड मैंने अभी बताया आपको, ब्रोस्टेड क्या बोलता है, जो H प्लस देता है वो क्या होगा, एसिड होगा, और जो H प्लस लेता है, प्लस में लेता है, वो आपका क्या होगा, बेस होगा। प्लस का मतलब जो लेता है, माइनस का मतलब जो देता है। ये यहाँ पे H प्लस है ही नहीं, अरे क्या लेगा क्या देगा, कुछ H प्लस है नहीं, मारो रे इसको काटा। आगे आगे देखो, आरएनएस क्या बोलता है सर, आरएनएस ये बोलता है जो H प्लस देगा वो एसिड होगा, और जो OH माइनस लेगा वो बेस होगा। सॉरी, जो OH माइनस देगा वो बेस होगा। सर इसके पास देने के लिए H प्लस नहीं, ये OH माइनस है, तो ये क्या है, ब्रोस्टेड एसिड और ब्रोस्टेड बेस, यानी आर्नियस एसिड और आर्नियस बेस दोनों नहीं बता सकता, इसके भी मैं पाटा। फिर भाई साहब ये क्या बोलता है, लुइस बोलता है जो लोन पेयर लेता है वो क्या है, एसिड है, और जो लोन पेयर देता है वो क्या है, बेस है। ये थोड़ा सा जम रहा है सर, ये थोड़ा सा जम रहा है कि BF3 है। अब BF3 देखो, BF3 के बाइतम कोष में कितने इलेक्ट्रॉन, 3 के 3 बॉन्ड बना रहे हैं, इसके पास कोई लोन पेयर नहीं है। लेकिन आप देखोगे इसके इलेक्ट्रॉन, तो किसके बाइतम कोष में कितने इलेक्ट्रॉन है सर, 2 यहाँ से 2 यहाँ से 2 यहाँ से 6 इलेक्ट्रॉन है। मुझे पता है ऑक्टेट का नियम क्या बोलता है, 8 इलेक्ट्रॉन होना चाहिए। मुझे पता है ऑक्टेट का नियम बोलता है 8 इलेक्ट्रॉन होना चाहिए। इसका मतलब ये एक लोन पेयर ले लेगा, ये एक लोन पेयर लेगा, ये लोन पेयर को एक्सेप्ट करेगा। जो लोन पेयर को एक्सेप्ट करता है वो क्या आएगा, वो आपका लेविस बेस आएगा। जो लोन पेयर को एक्सेप्ट करता है वो क्या आएगा, लेविस बेस। इसका मतलब ये क्या है सर, ये लेविस बेस है।
अरे ये क्या है बाबा, तो ये सर लेविस बेस है। तो ये किसकी तरफ से, ये किसने समझाया BF3 की लेविस बेस है? BF3 की आपका, आप बोलोगे सर किसने बताया, तो ये आप बोलोगे लुइस ने बताया, लुइस ने बताया। क्या किसने बताया? लुइस ने बताया। क्या बताया रे? तो सर लुइस ने क्या बताया? लेविस बेस थोड़ी ना, लेविस एसिड बताया रे। जो लोन पेयर ले सकता है, जो लोन पेयर ले सकता है वो एसिड होता है, जो लोन पेयर लेता है वो एसिड होता है, जो लोन पेयर देता है वो बेस होता है। ये क्या कर रहा है सर? ये लोन पेयर एक्सेप्ट कर रहा है। ये क्या है? इसके पास कुछ नहीं है, यहां से मत समझ लेना, कुछ है इसके पास कुछ नहीं है। तो ये क्या करेगा? ये लोन पेयर लेगा, और जो लेगा वो एसिड होगा, जो देगा वो बेस होगा। ठीक है, आगे देखो क्या ही बताइए इसको। सारे क्वेश्चन आपके PYQ से करवाए, तो आप क्या करना, आयनिक इक्विलिब्रियम और PYQ, इस टाइप के कुछ क्वेश्चन आपको मिल जाएंगे, एज इट इज ऐसे क्वेश्चन मिल जाएंगे आपको। ठीक है, ये भी मिल जाएगा। ये तो इसी साल का है, संस्कृत डिपार्टमेंट 2024 का क्वेश्चन है भाई। संस्कृत डिपार्टमेंट में जो अपना सेकंड ग्रेड लगा था, अभी कब लगा था रे? तो सर 30/12 को या 29/12 को लगा था, 29 दिसंबर को लगा था 2024, उसमें आया था क्वेश्चन। ठीक है, आगे देखो। अब अपने पढ़ेंगे कोऑर्डिनेशन कंपाउंड, जहां से 4 क्वेश्चन आते हैं। कोऑर्डिनेशन कंपाउंड देखेंगे, और इस कोऑर्डिनेशन से कितने क्वेश्चन आते हैं सर? कोऑर्डिनेशन से 4 क्वेश्चन आते हैं। कितने क्वेश्चन आते हैं बाबा? सर 4 क्वेश्चन आते हैं। इस कोऑर्डिनेशन को आप अच्छे से समझ लेना, तो 4 क्वेश्चन का आपका कंटेंट तैयार हो जाएगा। अब देखो संकुल ये दिया हुआ है, कोबाल्ट की ऑक्सीकरण संख्या, सबसे पहले अपना ऑक्सीकरण संख्या से पूछा हुआ है। अब मुझे पता है सर, हमें लिगेंड पढ़े हुए हैं सर, मोनोडेंटेंट लिगेंड होता है, बाइडेंटेंट होता है सर, ट्राइडेंटेंट होता है, फिर सर टेट्राडेंटेंट होता है, फिर सर पेंटा होता है, और लास्ट में आपका हेक्सा होता है, और फिर लास्ट में आपका हेक्सा होता है। इसकी कोऑर्डिनेशन नंबर 1 होता है, इसका 2 होता है, इसकी 3 होती है, इसकी कोऑर्डिनेशन नंबर 4, इसका 5, इसका कोऑर्डिनेशन नंबर 6 होता है। सर यहाँ जो आपको दिया NH2 CH2 CH2 NH2, इसको क्या बोलते हैं सर? EN बोलते हैं, इथाइलिन डाइएमीन बोलते हैं। NH2 CH2 CH2 NH2 को क्या बोलते हैं सर? इस कुछ इस टाइप का दिखता है, कुछ इस टाइप का दिखेगा, इसको क्या बोल देंगे? इथाइलिन डाइएमीन। और ये क्या है सर? न्यूट्रल लिगेंड होता है। और आपको बोल दीजिए ये कैसा है सर? इसमें 2 डोनर साइट है, देखो आपकी यहाँ, ये नाइट्रोजन भी डोनेट कर सकता है, ये नाइट्रोजन भी डोनेट कर सकता है, तो इसको अपन बोलते हैं बाइडेंटेंट। क्या बोलेंगे रे बाबा? तो इसको बाइडेंटेंट बोलेंगे। तो ये देखो सर, यहाँ आपको बाइडेंटेंट लिगेंड कितने हैं सर? 2 है। तो इसको मैं ऐसे भी तो लिख सकता हूँ, COEN की होल ट्वाइस, ठीक है, होल सॉरी थ्राइस, कितनी? होल थ्राइस, इसकी 2, फिर SO4 की होल थ्राइस। ऐसे लिख सकता हूं क्या? बिल्कुल सर लिख सकते हो। अब देखो ये इसके किनारे पे है, ये इधर चला जाएगा, इसके नीचे है वो इधर चला जाएगा, यानी ये आपका कुछ इस प्रकार का दिखेगा। ये आपका इसके नीचे 3, फिर ये SO4 है, ये इधर। अब देखो मुझे पता है सर SO4 क्या होता है? माइनस चार्ज होता है। ये माइनस है तो ये क्या आएगा सर? प्लस आएगा। ये आपका माइनस चार्ज रहता है तो ये आपका क्या आ जाएगा? प्लस चार्ज आ जाएगा। अब आपको पूछा ऑक्सीकरण अवस्था, तो क्या करोगे? कोबाल्ट की कितने मानोगे सर? X मानेंगे, +3। ये मुझे पता है EN क्या होता है सर? न्यूट्रल लिगेंड होता है, इस पे कोई चार्ज नहीं होता, तो 0 बराबर कितना है? इस पे डब्बे पे कितना चार्ज है सर? +3 है, तो X की वैल्यू कितनी आ जाएगी सर? X की वैल्यू +3 आ जाएगी। कितनी आ जाएगी? +3 आ जाएगी। यहां से एक क्वेश्चन फिक्स है, ऑक्सीकरण अवस्था से आपका एक क्वेश्चन फिक्स है। किस टाइप का क्वेश्चन आ सकता है? फर्स्ट ग्रेड तक के आपके ये क्वेश्चन आते हैं। ये तो बहुत अच्छा क्वेश्चन दे दिया मैंने, बहुत अच्छा क्वेश्चन दे दिया, क्योंकि इसमें आपको कंफ्यूज हो जाओगे, ये +3 ये कैसे करोगे? तो ये जो 3 है इसके नीचे, इसको बोलते हैं काउंटर आइन। काउंटर आइन के जो नीचे आपका, जो आपका जितने भी दिया हुआ है, ये आपका डब्बे पे चला जाएगा, और ये डब्बे के जितना भी नीचे दिया हुआ है, ये काउंटर आइन के ऊपर चला जाएगा। ठीक है, अब काउंटर आइन हमें पता है SO4 माइनस चार्ज लेता है, ये आपको पता होना चाहिए। ये माइनस लेगा तो डब्बा आपका प्लस लेगा, और यहां से आपका क्या आ जाएगा? ऑक्सीडेशन नंबर आ जाएगा। अधोलिखित कथनों में से कौन सा संकुल के बारे में सत्य है? असत्य है। अब देखो भाई, आपको पता होना चाहिए CONH3 है। NH3 क्या होता है सर? स्ट्रॉन्ग लिगेंड। अरे बाबा क्या है सर? स्ट्रॉन्ग लिगेंड, स्ट्रॉन्ग लिगेंड। अब मुझे पता है सर स्ट्रॉन्ग लिगेंड है, तो इसका मतलब इसकी चक्रण क्या होगी सर? स्ट्रॉन्ग लिगेंड वालों क्या बोलते हैं सर? ये पेयरिंग कराएंगे। क्या कराएंगे? क्या पेयरिंग? बिल्कुल सर पेयरिंग कराएंगे। दूसरी बात, पेयरिंग कराएंगे तो इसका जो संकरण आएगा वो क्या आएगा सर? D2sp आएगा, D2sp3। यदि 6 कार्बन 6 कोऑर्डिनेशन नंबर है तो इसका संकरण क्या आएगा? पेयरिंग कराएगा। पेयरिंग कराने की वजह से इसमें इसको क्या बोलते हैं सर? निम्न चक्रण बोलेंगे, इसको निम्न चक्रण बोलेंगे। ठीक है, अब आपको देखो क्या इसकी संरचना अष्टफलकीय है क्या? बिल्कुल सर अष्टफलकीय। अब एक बार इसको देख लो आप, CO+3 है सर, 27 है, 27 में से 3 गया 24, 24 का मतलब D6 होता है। क्या होगा? D6 होगा। D6 को कैसे करोगे आप सर? देखो ऐसे 1 2 3 फिर 4 5 और 6, फिर ये S आएगा, फिर ये आपका P आएगा।
कुछ मिला के आपका संकरण यहाँ से D2sp3 आ जाएगा। बाबा अब एक मेरे को बात बताओ, क्या इसमें कोई अनपेड इलेक्ट्रॉन है क्या? क्या कोई अनपेड इलेक्ट्रॉन है क्या? सर नहीं है। एन की वैल्यू क्या है? सर एन की वैल्यू 0 है। यदि आपका अनपेड इलेक्ट्रॉन नहीं है तो इसको क्या बोलेंगे? सर इसको बोलते हैं प्रतिचुंबकीय। अरे क्या बोलते हैं सर? प्रतिचुंबकीय डाईमैग्नेटिक। ये क्या बोल रहा है सर? ये अनुचुंबकीय बोल रहा है। ये आपका गलत हो जाएगा। आगे देखो, निम्न चक्रण होता है क्या? बिल्कुल सर, पेयरिंग करेगा। इसका चक्रण क्या है? निम्न है। क्यों? क्योंकि इसको देखो, इसका चक्रण क्या है? जितना प्लस है उतने माइनस है। जब प्लस माइनस एक दूसरे में कट जाते हैं तो उसको बोलते हैं निम्न चक्रण। उच्च चक्रण का मतलब होता है जिसमें अनपेड इलेक्ट्रॉन संख्या जितनी ज्यादा होगी उसमें चक्रण उतनी ज्यादा होगा। यहाँ पे अनपेड इलेक्ट्रॉन की संख्या कम है, इसका मतलब उससे चक्रण क्या आएगा? निम्न चक्रण। क्या इसका संकरण D2sp3 है क्या? बिल्कुल है। इसके मतलब इसमें आंसर क्या आ जाएगा? ए ऑप्शन आ जाएगा। आगे देखोगे, निम्न में से कौन सा बाह्य कक्षीय संकुल है? यहां से एक कंसेप्ट क्लियर कर लेना आप। एक आता नाम आपका अंतःकक्षीय संकुल, एक आता नाम आपका अंतःकक्षीय संकुल, एक आपका नाम आता है बाह्य कक्षीय संकुल। बार बार मुझे नहीं बताना पड़े, आप एक बार के लिए सेट कर लेना बाह्य कक्षीय संकुल। अब मुझे पता है सर अंतःकक्षीय संकुल क्या होता है? जो पेयरिंग करेगा, जो स्ट्रॉन्ग लिगेंड होगा, स्ट्रॉन्ग लिगेंड होगा वो क्या बनाएंगे सर? स्ट्रॉन्ग लिगेंड होगा वो अंतःकक्षीय संकुल बनाएंगे। और जो वीक लिगेंड होगा, वीक लिगेंड होगा सर वो क्या बनाएगा सर? वो बाह्य कक्षीय संकुल बनाएगा। ठीक है। इसके अलावा इसमें क्या होगी सर? इसमें पेयरिंग होगी। बिल्कुल सर, इसमें पेयरिंग होगी। इसमें पेयरिंग होगी क्या सर? नहीं होगी। और यदि इसमें पेयरिंग नहीं होगी, इसमें पेयरिंग होगी, तो इसका जो संकरण है इसको क्या बोलेंगे सर? निम्न चक्रण बोलेंगे। और इसमें क्या बोलेंगे सर? इसको बोलेंगे। ये बातें आपको ध्यान में रखनी है। आपको क्या पूछा? बाह्य कक्षीय। बाह्य कक्षीय कौन से होते हैं सर? वीक लिगेंड। कौन से होते हैं? वीक लिगेंड। आपको पहचान करनी है वीक लिगेंड की। अब देखो सर, Cl- क्या है? वीक लिगेंड होता है। H2O क्या है सर? वीक लिगेंड होता है। यहाँ पे Cn क्या है सर? स्ट्रॉन्ग लिगेंड होता है, स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड होता है। और ये क्या है सर? वीक लिगेंड होता है। सर मुझे तो सारे वीक ही दिख रहे हैं, ये एक अकेला स्ट्रॉन्ग दिख रहा है। जो स्ट्रॉन्ग है वो कंफर्म क्या है? अंतःकक्षीय है। तो ये तो आपका हो ही नहीं सकता। अब इनमें तीन में देखो सर, ये मेटल देखो, मैंने आपको क्या बताया? 3D, 4D और 5D, तीन प्रकार की मेटल होती है। 4D और 5D में सभी लिगेंड क्या होंगे? सभी लिगेंड आपके, सभी लिगेंड स्ट्रॉन्ग लिगेंड होते हैं, सभी वीक लिगेंड होते हैं। सभी वीक लिगेंड किसकी तरह बिहेव करेंगे सर? स्ट्रॉन्ग लिगेंड की तरह बिहेव करेंगे। क्या है सर? 4D और 5D में चाहे कोई सा भी लिगेंड आ जाए, वीक आ जाए चाहे स्ट्रॉन्ग आ जाए, सभी प्रकार के लिगेंड आपके क्या हो जाएंगे? स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड की बात कार्य करते हैं। किसमें? 4D और 5D में। तो 4D और 5D में आ जाए तो आप बोलोगे सभी के सभी लिगेंड क्या आएंगे? स्ट्रॉन्ग लिगेंड आएंगे। तो ये आपका वैसे कट जाएगा। सर ये दिखने में Cl- है, वीक फील्ड लिगेंड है, लेकिन इसकी मेटल जो आपकी है वो मेटल 4D और 5D से आ रही है। यदि मेटल आपकी 4D और 5D से आ जाए तो आप क्या बोलोगे सर? यदि वीक लिगेंड भी है वो भी आपका स्ट्रॉन्ग लिगेंड की बात कार्य करेगा। इसका मतलब ये भी आपका नहीं होगा। अब देखो इसमें, देखो सर इसमें तो आपकी मेटल क्या है? टाइटेनियम है, यानी आपका किसकी है? 3D की है। तो फिर ये सर H2O तो वीक लिगेंड होता है, फिर इसमें क्यों नहीं हुआ? अरे बाबा इसमें कैसे होगा? इसमें आपको चेक करना है, इसमें आपको चेक करना है। ये दे रखा है आपको Ti+3। क्या दे रखा है? Ti+3 दे रखा है, Ti+3 दे रखा है। अब मुझे पता है साइंस टीचर, यानी 21 और 22, इस पे क्या आता है? परमाणु क्रमांक 22 है। 22 में से 3 प्लस का मतलब 3 इलेक्ट्रॉन कम करते हो। 22 में से 3 कम किया हमने तो 19 आया। 19 में से 18 कम करोगे तो आप बोलोगे सर D1 आएगा। और D1 आप जब इसमें भरोगे सर, D1 जब आप इसमें भरोगे तो आपको एक इलेक्ट्रॉन भरना है। D1 का मतलब एक इलेक्ट्रॉन। तो इसका मतलब इसका मतलब इसमें जो संकरण आएगा वो कैसा आएगा सर? इसमें, अरे यार बाबा, इसमें जो संकरण आएगा वो कैसा आएगा? तो आप बोलोगे सर D2sp3 आएगा। संकरण कैसा आएगा? D2sp3 आएगा। जब इसमें आपका D2sp3 है, जब इसके अंदर वाले D ऑर्बिटल खाली है, तो आप इसको क्या बाह्य कक्षीय बोल सकते हो क्या? नहीं बोल सकते। इसको क्या बोलेंगे फिर? अंतःकक्षीय बोलेंगे। क्यों? क्योंकि इसका जो संकरण है वो D2sp3 है, और D2sp3 हमेशा अंतःकक्षीय संकुल के लिए आता है। इसकी वजह से इसको क्या नहीं बोल सकते? बाह्य कक्षीय नहीं बोल सकते। तो इसका आंसर क्या आ जाएगा? डी आ जाएगा। इससे अच्छा क्वेश्चन आपको कहीं नहीं मिलेगा, इससे अच्छा क्वेश्चन आपको कहीं नहीं मिलेगा। स्टार लगा लेना। ऐसे क्वेश्चन एग्जाम में आते हैं। स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड, ये आप सब रट के चले जाओगे। ऐसा कोई ऑप्शन आ गया दिमाग खराब हो जाएगा। 3 ऑप्शन एक जैसे दिखेंगे, चौथा ऑप्शन ये दिखेगा आपको सही। आप बोलोगे हमने कहीं उल्टा पढ़ लिया, कुछ याद नहीं रहे, हाथ पैर फूल गए, तो आप स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड वालों को टिक करके आ जाओगे। फिर बोलोगे ये क्वेश्चन सही है, कोऑर्डिनेशन में एक अपना सही है। बाहर आके आप बोलोगे ये मैंने सही कर दिया, कितने सिंपल क्वेश्चन है। और फिर आप देखोगे सुभाष सर का सॉल्यूशन, आपको आंसर डी दिखेगा। सिर्फ फिर माथा पकड़ के रोगे। इससे अच्छा आप यहाँ पे दिमाग लगा के पढ़ो, आपको क्वेश्चन 100% आपका सही होकर जाएगा भाई एग्जाम में। आगे देखो, क्रोमियम में उपसहसंयोजक संख्या व ऑक्सीकरण अंक के मान। अरे क्या बोलना चाह रहा है? ये देखो सर, K3 किसका बता रहा है? K3 Cr
C2O4 थ्राइस। अब इसको कैसे करेंगे, इसको करेंगे सर, ये जो आपका काउंटर आयन है ये क्या है सर 3K+ है, इसका मतलब ये प्लस में है तो ये आपका माइनस में आएगा। यदि आपका ये प्लस में 3 चार्ज आ रहा है, ये प्लस में 3 है तो डब्बे पे -3 आएगा, ये +3 है तो डब्बे पे -3 आएगा। ठीक है, तो ये आपका डब्बा आ गया। अब आपको क्या चाहिए सर, कोऑर्डिनेट नंबर चाहिए और ऑक्सीडेशन स्टेट चाहिए। मुझे पता है सर ये C2O4 है, ये ऑक्जेलिक एसिड होता है और इस पे आपको इसकी स्ट्रक्चर कुछ इस प्रकार की होती है, तो ये आपको इस पे नेगेटिव चार्ज कितना आएगा सर, आप बोलोगे इस पे जो चार्ज आएगा वो -2 नेगेटिव आता है। तो आप इसको सोल्व करो सर, क्रोमियम पे निकालना है, क्रोमियम की x मान लेते हैं +3, C2O4 कितनी है सर 3 है, एक C2O4 को कितना चार्ज है सर -2 है, बराबर कितना आ जाएगा -3 आ जाएगा, x -6 बराबर कितना आएगा -3, तो आप बोलोगे सर x की वैल्यू कितनी आ जाएगी +3 आ जाएगी, x की वैल्यू कितनी आ जाएगी, आप बोलोगे सर +3 आ जाएगी। अब इसकी आप इसको देखोगे तो यहाँ पे जो C2O4 है, जो ये C2O4 कुछ इस टाइप का दिखेगा, आप बोलोगे यहाँ पे ये ऑक्सीजन भी डोनेट कर सकता है, ये ऑक्सीजन भी डोनेट कर सकता है, 2 ऑक्सीजन डोनेट कर सकते हैं, इसका मतलब इसको क्या बोलेंगे सर, इसको बोलते हैं बाइडेंटेंट। दो, यदि एक ही लिगेंड के अंदर 2 डोनर साइट होती है तो उसको क्या बोलेंगे, बाइडेंटेंट लिगेंड है। तो ये आपका एक बाइडेंटेंट का मतलब इसकी कोऑर्डिनेट नंबर कितनी होगी, 2 होगी। यदि आपका एक C2O4 है, इसकी कोऑर्डिनेट नंबर 2 आएगी, तो 3 C2O4 है, तो इसका मतलब 2 × 3 यानी कोऑर्डिनेट नंबर कितना आ जाएगा, 6 आ जाएगा। इसका कोऑर्डिनेट नंबर कितना आ जाएगा, 6 आ जाएगा। आप बोलोगे सर ऑक्सीडेशन स्टेट +3 है और कोऑर्डिनेट नंबर 6, इसका मतलब सी ऑप्शन आपका सही आंसर है। अब अपने आगे वाले जो भी क्वेश्चन है ये अपने कल करेंगे, ये जो क्वेश्चन है ये अपने कल करेंगे। मेरे हिसाब से आज 50 क्वेश्चन अपने कंप्लीट हो चुके हैं, 1.25 घंटे का वीडियो हो चुका है। उम्मीद करूंगा कि ये जो आपने जो सेशन है ये बहुत शानदार किया है, आपने बहुत अच्छा सहयोग किया, एक एक क्वेश्चन पे आपने फोकस किया। उम्मीद करूंगा यदि आपने ईयरफोन लगा के और आराम से लाइब्रेरी में बैठ के मेरी एक एक चीज को सुनोगे तो एक एक चीज आपके समझ में आएगी और वहीं से ही आपका मेन एग्जाम में क्वेश्चन आएगा। ये निश्चित रहो आपका इससे बाहर क्वेश्चन नहीं जाएगा। जो चैप्टर मैंने आपको करवाए हैं, जितने भी प्रकार के जितनी भी वेराइटी आपकी बन सकती है क्वेश्चन की, सारी वेराइटी हमने करवाने की कोशिश की है। इसके साथ साथ में हमने एक एक ये चीज का विशेष फोकस रखा है कि आपको एक एक चीज आपके दिमाग में छपनी चाहिए ताकि एग्जाम का दिन बिल्कुल आपके पास में है। किसी भी प्रकार की कोई भी आपको एक्स्ट्रा बातें नहीं की, डायरेक्ट पॉइंट टू पॉइंट किया ताकि आपका मिनिमम टाइम वेस्ट हो और आपको मिनिमम टाइम वेस्ट हो, मैक्सिमम प्रोडक्टिविटी मिले। इसी फोकस पे, इसी गोल के साथ सुभाष सर आपको हमेशा यूट्यूब पे क्लास लेते रहते हैं। किसी भी प्रकार की कोई भी आपको एक्स्ट्रा बात नहीं करते ताकि आपका कम से कम टाइम वेस्ट हो। उम्मीद करूंगा ये सेशन आपको बहुत अच्छे से पसंद आया। प्लीज यदि आपको पसंद आया तो आपको सिर्फ एक ही काम करना है, इस सेशन को, इस जो आपको यूट्यूब चैनल दिख रहा है इसको आप सब्सक्राइब कर दीजिए और आपकी मेहरबानी होगी यदि आप इसको सेशन को अच्छा लग रहा है आपको तो आप ज्यादा से ज्यादा ग्रुपों में इसको शेयर कर दीजिए और बता दीजिए कि आपका एक IITian आपको इतनी सिंपल तरीके से केमिस्ट्री पढ़ा रहा है जिसका कोई तोड़ नहीं है, कोई किसी प्रकार का रट्टा नहीं लगाना, सिर्फ आपको समझते हुए चलना, पूरी केमिस्ट्री आपको समझा देंगे। इसको यदि आपको ये चीजें वास्तव में ऐसे फील हो रहा है कि वास्तव में ये जो बातें सुभाष सर बोल रहे हैं वो इनमें सच्चाई दिख रही है तो आप इस सेशन को ज्यादा से ज्यादा शेयर कर दीजिए, ज्यादा से ज्यादा कमेंट किया करो ताकि हमारा उत्साह बढ़े, हमारा मनोबल बढ़े और भी अच्छी अच्छी वीडियो मैं आपके बीच में लेके आऊं। मेरे पास बहुत कम टाइम होता है, कभी हम चर्चा करेंगे कि अपनी जो मेरी जो ऑफिस है, थोड़ी ऑफिसर की जिंदगी होती है वो हेक्टिक जिंदगी होती है, उसमें काम ज्यादा होता है, बर्डन ज्यादा होता है, ऑफिस वर्क भी ज्यादा होता है, तो हमें वहां भी टाइम मैनेज करना होता है। इसके साथ साथ में आपका भी पूरा ख्याल रखना होता है क्योंकि हमारे से जुड़ा हुआ प्रत्येक योद्धा हम चाहते हैं सेकंड ग्रेड में केमिस्ट्री में टॉप करे, इसलिए आपका भी पूरा ध्यान रखना पड़ता है। इसके साथ साथ में जॉब का भी पूरा ध्यान रखना पड़ता है, तो हम दोनों मैनेज करके चल रहे हैं। तो आप सोच सकते हो कि कितनी मेहनत कर रहे हैं आपके लिए। तो प्लीज यदि आपको ये मेहनत पसंद आ रही है तो शेयर, कमेंट और सब्सक्राइब कर दीजिए ताकि हमारा मनोबल और उत्साह बना रहे। अब मिलेंगे नई वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।